मलेरिया में पढ़ा एक बार घर जा करके। साइकिल समझ में आ गई, प्री रेट्रो साइकिल। अमीवॉइसिस यानी अमीबॉइक डिसेंट्री बड़ा कॉमन है। मोदी जी ने एक अभियान चलाया था, स्वच्छ भारत अभियान। उसमें क्या किए थे उन्होंने? शौचालय बनवाए थे। सफल क्यों नहीं हो पाए भाई? है तेरे गांव में नहीं है शौचालय? अरे यार पूछ रहा हूं मैं, मतलब बाहर जाते हैं क्या करते हैं लोग? वो छोड़, अभी भी लोग बाहर जा रहे हैं क्या? यूज कर रहे हैं, अपना यूज कर रहे हैं, कोई भी हो बाहर जा रहा है? अरे यार चलो कोई नहीं, पर मैक्सिमम केस में मैंने नहीं देखा। अब लोग चाहे कितना भी पुराना गांव हो, जैसे मैं अपने आसपास गांव की बात करता हूं, तो जहां तक वो पहुंच गया प्रोग्राम, ठीक है, इन लोगों ने अपने खुद बनवा लिए हैं। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान के अंदर यही था कि लोगों की गट के अंदर डिफरेंट टाइप के हेलमेंथिक इन्फेक्शन थे, डिफरेंट टाइप के अमीबाइक इन्फेक्शन होते हैं, समझ, प्रोटोजोआ इन्फेक्शन, जो अमीबाइक की बात कर रहा हूँ, ये इनके सिस्ट कहाँ होते हैं? पेट में। इससे क्या करते हैं लोग? बाहर जाते हैं। बाहर जाते हैं तो मक्खियां क्या करती हैं? उस पर बैठती हैं, हाउस फ्लाई। उठा के कहाँ जाती हैं? घर में आ जाती हैं, किचन में आ जाती हैं, और खाने पर बैठ जाती हैं। हो गया ना इन्फेक्शन? ठीक है, ऐसी चीजों को रोकने के लिए स्वच्छ भारत अभियान चलाया था। क्लियर है? तो अगर मैं बात करता हूं अमीबॉइसिस या अमीबॉइक डिसेंट्री, ठीक है, कॉज्ड बाय एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। अच्छा एक एक्स्ट्रा है, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। क्लियर है? बिल्कुल। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका की बात करते हैं, क्वेश्चन आएगा इसका कैरियर कौन होता है? मैकेनिकल कैरियर, ये क्वेश्चन आएगा। मैकेनिकल कैरियर समझते हो? हाउस फ्लाई, जो उसको इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर करने का काम करता है। इसकी लाइफ साइकिल मोनोजेनेटिक होती है, डाइजेनेटिक होती है? इसकी ह्यूमन के लिए इसकी इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी होती है? ये 3-4 क्वेश्चन आते हैं। और इन्फेक्शन किसके थ्रू होता है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू। 4 पॉइंट ये समझ में आ गए? समझ पा रहे हो ना मेरी बात? फटाक से लिख दो। पहला पॉइंट तो आपको लिखना है इसका, मैकेनिकल कैरियर कौन है? हाउस फ्लाई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आएगा, इन्फेक्शन किसके थ्रू होता है? इन्फेक्शन थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। हर पैथोजन के लिए ये पता होना चाहिए इन्फेक्शन किसके थ्रू हो रहा है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ठीक है, एरोसोल के थ्रू। रूट ऑफ इन्फेक्शन क्या है? डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल है, तो प्राइमरी होस्ट कौन सा होगा, सेकेंडरी कौन सा होगा? ठीक है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। अगला क्वेश्चन पूछेगा इसके अंदर, ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज। ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज क्या होगी इसकी? टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट। टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट, ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाएंगे। चौथा पूछेगा लाइफ साइकिल कैसी होगी? लाइफ साइकिल आप बोलोगे मोनो, मोनो जेनेटिक, यानी एक ही होस्ट होगा, सिंगल होस्ट होगा। क्या? ह्यूमन। हाउस फ्लाई क्यों होगी? कौन था हाउस फ्लाई? तो मैकेनिकल कैरियर हो गई ना। हाँ हाँ ठीक है, होस्ट कौन होगा? ह्यूमन होगा। 4 पॉइंट समझ में आ गए? अब लाइफ साइकिल की बात करें, लिख लिए? लिख रहे हो? बाद में लिख लेना, ठीक है, तो बाद में लिखना आप, है ना? वैसे तो 4 पॉइंट है, कुछ है नहीं। ये मान लो खुश हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि पार्टी का मजा ले रहा है। पार्टी में आप जानते हो सैलेड नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता भाई? मान लो स्टमक है, मान लो इसकी लार्ज इंटेस्टाइन है,
क्वेश्चन आएगा पैरासाइट लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है या स्मॉल इंटेस्टाइन में पैरासाइट रहता है? लार्ज, ये ध्यान रखना, ठीक है। ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज क्या बताई थी जस्ट अभी मैंने? टेट्रा। कितने? टेट्रा, 1 2 3 4, चार चार न्यूक्लियस वाला सिस्ट। सलाद से, सब्जियों से, जो ठेल पे खड़ी हुई सब्जियां खा लेते हैं, यहां से इसका इन्फेक्शन हो सकता है। तो टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट इज द इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमन। टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट, इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमन। ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज है ये। टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट कहां पहुंचेगा? स्टमक में। सिस्ट क्या हो जाएगा? टूट जाएगा HCl की वजह से। अंदर क्या है? कितने न्यूक्लियस हैं? 4, 1 2 3 4। धीरे से कहां पहुंचेंगे चारों न्यूक्लियस? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और यहां से कहां पहुंचेंगे? सीधे लार्ज इंटेस्टाइन में। हर न्यूक्लियस से 2 डिवाइड कर जाएंगे, हर न्यूक्लियस से 2 2 2। कितने बन गए? 8। 8 प्रोटोजोआ बन जाएंगे। कितने? और कौन सी इंटेस्टाइन के अंदर? लार्ज। 8 प्रोटोजोआ। कहां पर? इन लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्वेश्चन आते हैं, समझना। अगर मैं प्रोटोजोआ की बात करता हूं तो कितने टाइप के प्रोटोजोआ हो सकते हैं? 2। माइन्यूटा, कौन सा? माइन्यूटा मैग्ना, ऐसे याद रखना, माइन्यूटा मैग्ना। माइन्यूटा का नहीं, पिद्दी सा माइन्यूटा, क्या इन्फेक्शन पहुंचेगा किसी को? नॉन पैथोजेनिक स्टेज है। मैग्ना पैथोजेनिक स्टेज है, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसमें 2 टाइप के प्रोटोजोआ देखने को मिल सकते हैं, मैग्ना, अच्छा, और माइन्यूटा। यही माइन्यूटा आगे जाकर के इसी इंटेस्टाइन में ही टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट बना लेगा, बाहर नहीं। बाहर जो निकलेगा तो टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट वाला निकलेगा, ठीक है। समझ रहे हो ना? मतलब पहले 1 से 2 न्यूक्लियस, 2 से 4 न्यूक्लियस। तो 2 स्टेज होंगे, एक तो मैग्ना। मैग्ना पैथोजेनिक है नॉन पैथोजेनिक? पैथोजेनिक। पैथोजेनिक, पैथोजेनिक समझते हो? अच्छा, वो नहीं आया ना? हाँ, पैथोजेनिक का मतलब है जो डिसीज कॉज करे, बहुत बढ़िया। और नॉन पैथोजेनिक कौन होगा? माइन्यूटा, नॉन पैथोजेनिक। नॉन पैथोजेनिक, पैथोजेनिक जो डिसीज कॉज करे, नॉन पैथोजेनिक जो डिसीज कॉज ना करे, बस इतना सी बात समझो। अगर मैं नॉन पैथोजेनिक माइन्यूटा की बात करता हूं तो यही माइन्यूटा कन्वर्ट किसमें हो जाता है? टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट। भाई पहले तो बाई बनाएगा फिर टेट्रा बनेगा, तो टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट इज द इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमन। जो बाहर निकलेगा फीसिस के थ्रू, सीवेज वाटर में, खेतों में, वो कौन जाएगा बाहर? टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट। चलो अब मैग्ना की बात कर लेते हैं, इस पर क्वेश्चन नीट में आया हुआ भी है। मैग्ना पैथोजेनिक है। अगर तुम उसका डायग्राम देखोगे तो उसमें एक पोडिया होता है, एक सूडो पोडिया होता है, इसको मोनोपोडिया भी बोलते हैं। मोनोपोडिया, सिंगल सूडोपोडिया। ध्यान से देखोगे तो ये कहां पर इंफेक्शन करता है? इन्फेक्शन गट में लेयर्स होती हैं, एक पहली लेयर को बोलते हैं म्यूकोसा, ठीक उसके पीछे क्या होती है? सब म्यूकोसा, याद है थोड़ा थोड़ा? हाँ, तो म्यूकोसा और सब म्यूकोसा में, कहा? म्यूकोसा और सब म्यूकोसा में फ्लास्क शेप अल्सर बना देता है, ठीक है। और ये क्या करेगा? फ्लास्क शेप अल्सर मतलब छाले कहते हैं, अल्सर इन म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा। मतलब कहां पर रहेगा ये? म्यूकोसा और सब म्यूकोसा में। अल्सर बना रहा है तो वहीं रहेगा, खाएगा, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन की बात चल रही है, ठीक है। इसके अलावा और क्या करता है? एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल
एब्डोमिनल पेन करता है। और क्या कर देता है अल्सर एब्डोमिनल पेन के अलावा? ठीक है, स्टूल विद ब्लड, जब आप जाते हो तो साथ में ब्लीडिंग भी होती है। स्टूल विद ब्लड। सॉरी। अगर इसके अंदर देखोगे तो होस्ट की क्या क्या चीजें मिलेंगी? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और टिश्यू, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा के टिश्यू, ये सब खाता है। होस्ट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और टिश्यू ऑफ म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा। कोई डाउट? ठीक है, ये सिम्टम किस डिसीज के हैं? ठीक है, अमीबियासिस। इसी को बोलते हैं अमीबॉइक डिसेंट्री। समझ गए ना मेरी बात? बचा कौन यहां पर? टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट। ये भाई खेतों में जाएगा, कैरियर कौन होगा यहां पर? हाउस फ्लाई। वो कहां पहुंचाएगी इसको? खाने में, पानी में, सलाद में, और फिर तुम क्या करोगे? उसको खाओगे, और खाओगे तो आपकी गट में जाएगा और फिर से इन्फेक्शन कर देगा। नहीं आए क्या? ठीक है, तो ये 4 पॉइंट तो आपको ये याद रखने हैं। ठीक है, एक डिसीज का नाम क्या है? और क्या बोलते हैं इसको? डिसेंट्री। कौन सी इंटेस्टाइन की बात चल रही है? लार्ज इंटेस्टाइन। नाम क्या है? एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, यानी टिश्यू को तोड़ने वाला, हिस्टोकोलाइटिका। ठीक है, अब बताओ, डिसीज आ गई, सिम्टम आपके तीनों आ गए, पैथोजेनिक नॉन पैथोजेनिक फॉर्म आ गई, इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमन ये पूछेगा, मैकेनिकल कैरियर पूछेगा, सारे पॉइंट्स आ गए। कोई डाउट? अब बात करेंगे सबसे खतरनाक भयानक रोग आज का, कैंसर। मतलब बहुत डेंजरस, मतलब आज कहूंगा कि इस समय इंडिया बहुत परेशान है। मतलब इंडिया का सबसे, मतलब कहा जाए जो दिक्कत वाली प्रॉब्लम है वो कैंसर है। इंडिया नहीं है तो पूरी दुनिया की, पर इंडिया के अंदर देखो लोगों के पास इतना पैसा नहीं है ट्रीटमेंट के लिए, गवर्नमेंट पर डिपेंड है, गवर्नमेंट के पास फैसिलिटी नहीं है, प्राइवेट में भी खैर नहीं है फैसिलिटी, तो स्थिति थोड़ी खराब है बहुत ज्यादा। ठीक है, नो डाउट बहुत ज्यादा ही खराब है। तो कैंसर की मैं बात करूंगा तो एनसीईआरटी की 2 लाइनें मैंने ऐड कर दी। कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट, ठीक है, ड्रेडेड मतलब होता है इतनी खतरनाक भयानक, जिसमें डेथ अक्सर के मैक्सिमम केस में हो रही है ऑफ द ह्यूमन बीइंग, एंड इज अ मेजर कॉज ऑफ डेथ ऑल ओवर द ग्लोब। ठीक है, मोर देन मिलियन, ये एक लाइन ऐड कर लो, मोर देन अ मिलियन Indians suffer from cancer and large number of them die annually। ठीक है, अब थोड़ा समझना, सबसे पहले बहुत बेसिक बात समझनी होगी भाई, कैंसर और नॉर्मल सेल में अंतर क्या है, तब बच्चे के समझ में आती है कैंसर है क्या। ठीक है, तो कंपैरिजन होना चाहिए नॉर्मल सेल से। तो पहले मैंने क्या किया? कंपैरिजन किया है। ठीक है, जिससे कि तुम समझ पाओ कि कैंसर और नॉर्मल सेल में अंतर क्या होता है, हम इसको कैंसर क्या क्यों रहे हैं। ये है तो हमारी ही सेल ना, कोई बाहर से सेल थोड़ी ना होती है। कई लोगों के मस्से आ जाते हैं, ठीक है, मस्से भी कैंसर ही है। ठीक है, पर वो मैलिग्नेंट नहीं है, मस्सा मैलिग्नेंट नहीं है। अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ एनी सेल इज नोन एज कैंसर। अगर तुम मस्से को कटवाओगे तो 50 मस्से और हो जाएंगे। समझ में आ गया? वो स्प्रेड कर जाएगा जिसमें अनकंट्रोल हो रही है, पर वो कैप्सुलेटेड है, बॉडी के बाहर है, तो हमें उससे कोई खतरा नहीं है। समझ गए ना मेरी बात? हाँ, तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल सेल एंड कैंसर सेल। नॉर्मल सेल कंट्रोल सेल डिवीजन करती है। कभी आपकी चोट लगी हो, ठीक है, जैसे मानो, जैसा अभी मेरे हाथ जैकेट पहना हूं, यहां पर घाव हो गया बहुत बड़ा, बहुत सारा पार्ट निकल गया मांस का, सेल्स का, और धीरे धीरे क्या हो गया, वहां एक लेयर बन गई, पर उतनी लेयर बनी जितनी शेप मेंटेन करनी थी। ओवर ग्रोथ तो नहीं हुई ना,
नहीं हुई ना। जैसे किसी का कान खिंच गया, ऐसे टूट गया, किसी ने नहीं कुंडल उंडल खींच लेते हैं, तो कान बनेगा तो उतना ही तो बनेगा, ऐसे तो नहीं इतना बड़ा कान ऐसा बन जाए और नीचे ओवर ग्रोथ हो जाए। पर प्लांट में तो होती है ना, बर्ड निकल आती हैं तमाम चीजें। पर एनिमल में क्या ऐसा होता है? एनिमल सेल कुछ खास चीज को तो फॉलो करती हैं, इसको कहते हैं कॉन्टेक्ट इनिबिशन। जैसे मानो इनके बीच में जगह है, या कोई सेल डाल दूं तो उतनी ग्रो करेगी जब तक इससे और इससे टच में ना आ जाए। जैसे कांटेक्ट में आएगी ग्रोथ रुक जाएगी, यहाँ जगह है, सेल डाल दो तो उतनी ग्रो करेगी जितनी जगह है, इसके ऐसे कांटेक्ट में आती ग्रोथ क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। यहाँ काफी जगह है तो सेल तब तक ग्रोथ करेगी जब तक इसके कांटेक्ट में नहीं आएगी, कांटेक्ट में आएगी तो रुक जाएगी। पर कैंसर सेल डाल दें तो क्या करेंगे, ये धक्का देंगे, इसको उधर हट, इसको उधर हट, ठीक है, और ये नहीं हटेंगे तो इनके ऊपर ही ग्रोथ करना चालू कर देंगे। लो भाई, ठीक है, इतना भी नहीं, हम तुम सबके न्यूट्रिएंट को भी खाएंगे। नहीं आया क्या? अनकंट्रोल ग्रोथ, और कुछ ऐसा मैकेनिज्म करते हैं ये अमर हो जाते हैं, इनको मारा नहीं जा सकता। समझना मेरी बात। हमारे शरीर में अमरता का नहीं कहते हैं कि सब कुछ हमारे शरीर में ही है, ठीक है, जानते हो हम, अगर आपको अमर होना है तो अमर होने का राज भी हमारे शरीर में छुपा हुआ है। टीलोमरेज नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। यस, नेचर ने इसका जीन तो बनाया है, पर हमारा जीन वो क्या होता है, इनएक्टिव होता है। नेचर नहीं चाहती हम अमर हो, ठीक है, नेचर चाहती है कि इंसान है, प्रकृति है, एक समय के बाद, समय चक्र के बाद इसको खत्म होना है, फिर उसका रिप्लेस कोई दूसरा करेगा, फिर रिप्लेस दूसरा करेगा, यही चक्र चल रहा है। सच्चाई तो यही है, वो तो पर समझ नहीं आती आम इंसान को, समझ रहे, तभी तो माया में घिरा हुआ है। अगर वास्तव में जिसको अंदर से फील कर गया कि उसका, ठीक है, बहुत लंबा जीवन नहीं है, हर इंसान का जीवन उतना ही है जितना वो अपना टारगेट लेकर के आया है, तो वो एकदम सात्विक हो जाए, सात्विक समझ रहे हो ना, एकदम अच्छे काम करे सारे के सारे। पर ऐसा होता है? नहीं होता। माया खतरनाक है, ठीक है। फिर से बोल। अच्छा, मैं ऊपर हाथ करके बोल रहा है ना क्या, मैंने भगवान की बात कर रहा है क्या कुछ, ऊपर वाला? हाँ क्या? नहीं नहीं, वो एंजाइम बना ही इनएक्टिव, मतलब इनएक्टिव फॉर्म में है। पर वो राक्षस, वो दैत्य, उनको वरदान मिला है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो दैत्य उसको एक्टिव कर लेते हैं और उसको गलत डायरेक्शन में मोड़ देते हैं। नहीं आया क्या? यानी वो अपने लिए उसका नहीं, जैसे तुम्हें समुद्र मंथन का याद है, कुछ पढ़े हो, थोड़ा थोड़ा कहानी सुनी हो कभी, नए जमाने के बच्चे नहीं जानते। तो समुद्र मंथन में आपको बताया ना कि विष निकला, पॉइजन, पर अमृत भी निकला, निकला नहीं निकला? फिर अमृत के लिए लड़ाई हुई दैत्य में और देवताओं में, ऐसे जो कहानी सुनी होगी आपने। सच्चाई तो किसी को कुछ पता ही नहीं है क्या है, हम तो इवोल्यूशन समझते हैं कि हम धीरे धीरे ट्री शुरू से मंकी बने, मंकी से एप बने और एप से हम बने, हम तो यही जानते हैं ना, मान के चलते हैं यही है, इवोल्यूशन ऐसे ही हुआ। पर चीजें बनाई गई हैं, क्यों बनाई गई हैं? जिससे कि इंसान को थोड़ा समझ आए कि यार कुछ चीजें होती हैं, सही डायरेक्शन में काम करो, गलत काम मत करो, कोई है जो तुम्हें देख रहा है। भाई इंसान ऐसे ही डरेगा और तो कुछ तरीके नहीं। पर हाँ कुछ तो है, लेकिन ये बात है, ये मानते हैं कुछ तो है, अब वो क्या है पता नहीं, बट कुछ तो है जो एक ब्रह्मांड नहीं, समझ रहे हो, असंख्य ब्रह्मांडों को कंट्रोल कर रहा है, कुछ तो है, ये तो मानना, और मानोगे तो बेनिफिट में रहोगे। हाँ तो मान लो कुछ है जो पूरे ब्रह्मांडों को कंट्रोल कर रहा है। क्लियर बिल्कुल? तो सीधी सी बात है, अगर उस अमृत की बात कर रहा हूं, उस अमृत पे क्या हुआ, युद्ध हुआ, पर रियलिटी में दिखाया गया है कि अमृत किसको मिल गया था, देवताओं को, पर यहां अमृत किसको मिल गया, राक्षसों को। नहीं आया क्या? पावरफुल तो वही थे, वो तो छल किया गया देवताओं की, राक्षसों को छल, समझ रहे हो ना मेरी बात? वो याद है ना मोहिनी वाला वो सारा, तुम सब जानते हो भाई, नए युग के बच्चे कहाँ जानते हैं चीजें, समझ रहे हो? नए युग के तो बच्चे चाउमीन, बर्गर, डोसा, मूवी, मस्ती कहाँ जानते हैं, इसके अलावा तुम बहुत सही हो यार, बहुत अच्छे बच्चे हो। कोई नहीं, ठीक है, क्या कर रहा है? गुड़गांव की बात नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो, गुड़गांव के तो हम भी नहीं है, समझ रहे हो, हम यूपी के हैं, समझ में आया? ओ बिहार में ऐसे ऐसे दिखा दूं मैं, समझ रहा बिल्कुल गधे हैं बिल्कुल, बिहार के हैं। हाँ मानता हूं सब जगह सब एक जैसे नहीं होते, हर जगह अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। जगह से इंसान की पहचान नहीं होती, इंसान की अपने कर्मों से पहचान होती है। समझ में आया? ऐसे ऐसे ब्राह्मण दिखा दूं जो खूब मांस, मीट, मदरा, ड्रिंक सब करते हैं, और ऐसे ऐसे मैं तुम्हें मतलब मोहम्मदन दिखा दूं, मेरे दोस्त भी है, ठीक है,
वो उन चीजों को छोड़ चुके हैं, मतलब उसका जो नई जनरेशन है वो कहती है इनसे कैंसर होता है, इनसे ये चीजें होती हैं, तो वो उनको पता है मतलब क्या सही है क्या गलत है। तो जो समझ रहे हो ना मेरी बात, तो ऐसा नहीं है कि किसी को मतलब तुम बिहार को बदनाम और कर रहे हो, तुम तो ऐसे लोग स्टेट को बदनाम करते हैं, ठीक है, समझ में आया। हाँ, बात बात पर वो क्या करते हैं, अपनी चीजों को मतलब अपनी गलतियों को छुपाने के लिए किसी और का नाम यूज कर लेते हैं, समझ में आया। स्टेट का नाम यूज कर रहे हैं अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, समझ रहे हो ना, आई या नहीं आई। तो बस सेम कुछ ऐसा ही हो गया, सेम कुछ बॉडी में भी ऐसा ही हो रहा है। क्या हो रहा है, यहां वो अमृत दैत्यों को मिल गया, समझना, समुद्र मंथन यानी बॉडी, यहां विष भी है और अमृत भी है, पर यहां नॉर्मल सेल को विष मिला है, मतलब एपोप्टोसिस बताने वाला हूं। एपोप्टोसिस इज अ प्रोग्राम सेल डेथ। भाई नॉर्मल सेल, भाई तुम्हें जन्म लिया है, मरना है, ठीक है, फिर साइकिल चलनी है, उन दैत्यों को होना ही नहीं चाहिए था, पर वो पैदा हो गए, और पैदा होने के बाद उन्होंने ऐसा जाल फेंका कि नॉर्मल सेल को न्यूट्रिशन मिल रहा था, वो सारा न्यूट्रिशन खुद खींच लिया, हम दैत्य आगे बढ़ेंगे। अरे नहीं, एंजियोजेनेसिस फैक्टर वो अलग चीज है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन उनको मिलने की जगह किसको मिलने लगा, कैंसर सेल को। ये खतरनाक प्रॉपर्टी बता रहा हूं मैं, ठीक है। और अनकंट्रोल ग्रोथ चालू कर दी इन्होंने, ठीक है, और अपने को अमर कर लिया टीलोमरेज एंजाइम को एक्टिवेट करके, जो हम नहीं कर सकते यार, पॉसिबल ही नहीं है। दिमाग मत लगाना, बाद में पूछो सर टीलोमरेज एंजाइम एक्टिव कर ले तो क्या होगा, सर मैं ऐसा करूं तो क्या होगा, मत लगाओ दिमाग, ठीक है। नेचुरल बॉडी का सिस्टम जो बना है उसमें टीलोमरेज एक्टिवेट नहीं होता, आई या नहीं आई। हाँ फिर क्या, अरे सेल के अंदर एंजाइम होता नहीं है, जीन होता है उसका, एक्टिवेट होने का मतलब है जीन की बात चल रही है। आप जानते हो ना हमारे अंदर कितने जीन होते हैं, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं बोलेंगे पर अभी पता नहीं है, पर एक्चुअल में जो हमें नोन है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ लिए क्या। हाँ तभी अभी कुछ नहीं पता था मैं, ठीक है। जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि नोन जीन कितने हैं, नोन जो हम जिन पर काम किए हैं। प्लांट में हमसे ज्यादा जीन है, हमसे ज्यादा जीन है, प्लांट हमसे ज्यादा एडवांस है नो डाउट। वो ऑटोट्रॉफ है, हम तो हेटेरोट्रॉफ है, हम तो डिपेंड है दूसरों के ऊपर, वो इंडिपेंडेंट है, वो नो डाउट, मूव नहीं करते, सेंसेशन नहीं है, तो उसका मतलब उनको क्या समझ लेते हैं, बेकार, क्या, ठीक है, उनके पास सेंसेशन नहीं है, ठीक है, बस यही तो अंतर है। तो नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में अंतर क्या है, मेरे संग लिखना तेजी से। भाई नॉर्मल सेल कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को फॉलो करती है या नहीं करती, कैंसर सेल करती है नहीं करती। नॉर्मल सेल में कंट्रोल सेल डिवीजन होता है, कैंसर सेल में अनकंट्रोल सेल डिवीजन होता है, समझ गए ना मेरी बात। मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं, ऐड करते जाओ। कंट्रोल सेल डिवीजन, कंट्रोल सेल डिवीजन समझते हो, उतना ही होगा जितनी जरूरत है। अनकंट्रोल का मतलब है कुछ मत, बस, ठीक है, अनकंट्रोल सेल डिवीजन, अनकंट्रोल सेल डिवीजन, यहां पर क्या होता है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, यहां पर होता है नहीं होता, होता है। यहां पर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता है नहीं होता, ये दुष्ट हैं, अनकंट्रोल हैं। लाइका ऐसी गाड़ी जिसमें ना तो ब्रेक है ना हैंड ब्रेक है, एक्सीलेटर फुल पर दबा के रखा हुआ है, अब क्या होगा भाई। ठीक है, कंट्रोल सेल डिवीजन। अच्छा, कॉन्टैक्ट सेल इनवेजिवनेस, यहां पर इन्वेजिवनेस मिलती है नहीं मिलती, नहीं मिलती, क्या होती है समझा रहा हूं। हाँ यहां पर इन्वेजिवनेस होती है, खतरनाक है ये, एक दूसरे में एंटर करके दूसरे को हटा देते हैं, अपनी अनकंट्रोल ग्रोथ कर लेते हैं। तो मैंने एक डायग्राम बना के हमेशा समझाया इसको, जिसे समझ में एकदम बढ़िया बेहतर तरीके से आए। ये मान लो एक पेट्री डिस्क है, कैंसर सेल पे जब काम करोगे तुम कभी फ्यूचर में,
बहुत सारे डॉक्टर रिसर्च में भी चले जाते हैं, जानते हो ना, रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर भी होते हैं, स्पेशली आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। हाँ, एमबीबीएस पीजी। डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है तो ही जाना, पैसा नहीं है लेकिन वहां पर आपका इंटरेस्ट, आपका जुनून, तो ही जाना। डॉक्टर वीएम कटोच, जिनके संग मेरी मतलब डॉक्टरेट है, वो डॉक्टर एम्स से डॉक्टरेट की थी उन्होंने, डॉक्टर सॉरी एमबीबीएस, फिर पीजी की उन्होंने, फिर वो मतलब इंडिया के नहीं, मतलब वर्ल्ड के जाने माने साइंटिस्टों में आते। जुनून है तो उस फील्ड में जाओ, जुनून है तो। क्या पैसा नहीं है? हाँ, तो पैसा बहुत नहीं है, बहुत जितना एक आम आदमी को चाहिए होता है, ठीक है। रिसर्च के अंदर तब भी 2-2.5 लाख रुपए तो मिल ही जाते हैं महीने। अब तुम्हें चाहिए कि 1 करोड़ रुपए महीना आए तो डॉक्टर बनो, मतलब प्रैक्टिस करो बड़ी वाली, अच्छी वाली। समझ में आया? अब तुम्हें चाहिए नहीं, कुछ करना है, जुनून है, जोश है, रिसर्च में जाएंगे सर, तो आप उधर जाओ, ठीक है। अब डिपेंड करता है तुम्हारी जरूरत है क्या है। फैसिलिटी सारी हैं, सेंटर की सारी फैसिलिटी हैं, वो पैसा भी तुम्हारा बचेगा, जो मिलेगा वो बचेगा, तुम यूज ही नहीं कर पाओगे क्योंकि इतनी फैसिलिटी तुम्हें मिलेंगी। पर वहां जाने के लिए जरूरी नहीं एमबीबीएस ही करनी पड़े, आप बीएससी करो, एमएससी करो, ठीक है, जीआरएफ का, एसआरएफ का एग्जाम दो, आप वहां से डॉक्टरेट करो, रिसर्च में चले जाओ, सिंपल। जब भी साइंटिस्ट की पोस्ट निकले उनमें अप्लाई करो, साइंटिस्ट बी, साइंटिस्ट सी, साइंटिस्ट बी से एंट्री होती है, तो आप पहुंच जाओगे। चुनाव हो तो इलेक्शन में खड़े हो जाकर के, पूरे इंस्टीट्यूट पर नहीं, एक छत्र राज करो। जब तुम ऐसा करोगे, पॉलिटिक्स में घुसोगे, तो तुम हो सकता है सारे आईसीएमआर के डीजी बन जाओ, डायरेक्टर जनरल, ठीक है। समझ में आया? तो पॉलिटिक्स में भी जाना पड़ेगा। हाँ, अब आ जाओ। कितनी खुशी आ गई यार, अच्छा अरे एमबीबीएस नहीं हुआ तो ऐसा भी कर सकते हैं, हैं? ओ तू यही करियो, तू सच में जब सिलेक्शन हो जाएगा, तो तू जिनका सिलेक्शन होगा, या तो तू उनके लिए ताली बजाएगा, या वो ओ ये करेगा, हम बिहार के हैं और बिहार का नाम बदनाम करेगा। नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में थी, ठीक है, ऐसे लोगों को तो हक ही नहीं बनता यहाँ का नाम लेने का, पीटना चाहिए, नाम बदनाम करते हैं। इधर आ जाओ। मजाक नहीं है, बहुत सारे लोग बिहार का नाम बदनाम करते हैं, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, रियलिटी बोल रहा हूं, क्योंकि भाई समझ रहे हो ना भाई, क्योंकि मेंटेलिटी, मेंटेलिटी बिल्कुल सही बोला, मेंटेलिटी। जबकि जितने भी बड़े लोग हुए हैं सब यहीं से ओरिजिनेट हुए हैं। आ जाओ। बस बिहार का क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसा है जिसकी वजह से डेवलप नहीं कर पाया, और यहाँ की पॉलिटिक्स लोगों को डेवलप नहीं करने दी, समझ रहे हो, इस वजह से वो पिछड़ा हुआ है, नहीं तो आज पता नहीं कहां से कहां होता। अगर तुम पढ़ोगे ना, जब इसकी स्टडी करोगे पूरी प्रॉपर, इसकी जियोग्राफिकल क्या सिचुएशन है, क्यों यहाँ पर इतनी खेती नहीं होती है, क्यों चीजें नहीं होती हैं, क्यों यहाँ पर सबसे ज्यादा बाढ़ आती है, क्यों यहाँ पर अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं, तब तुम्हें समझ में आएगा। समझ में आया? हाँ। अब इधर आ जाओ भाई, ये प्लेट है, रिसर्च जब करोगे तो कैंसर इंस्टीट्यूट के अंदर हम कैंसर सेल को ग्रो करते हैं एक न्यूट्रिएंट के अंदर, नॉर्मल सेल को भी करते हैं, या एंटी कैंसर ड्रग बनाते हैं, तो उस तरीके से हम न्यूट्रिएंट को अप्लाई करके ह्यूमन सेल को वहां पर ग्रो करते हैं, ठीक है। स्टेम सेल बैंकिंग में भी कुछ ऐसा ही किया जाता है, ठीक है। अगर मैं एक नॉर्मल सेल, समझ रहे हो ना मेरी बात, ये नॉर्मल सेल पड़े हुए हैं, ग्रो कर रहे हैं, नॉर्मल सेल पड़े हुए हैं, ग्रो कर रहे हैं, इनके बीच में भी मैं एक नॉर्मल सेल डाल देता हूं, कलर चेंज कर देता हूं, एक अलग कलर का नॉर्मल सेल मैंने यहां पर प्लेस कर दिया, तो ग्रोथ करेगा ना, ये सेल डिवीजन करेगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, जैसे ही एक सेल दूसरी सेल के कांटेक्ट में आएगी, ग्रोथ रुक जाएगी, इसी को बोलते हैं कांटेक्ट
इनहिबिशन, यानी यहां पर कॉन्टेक्ट इनहिबिशन है, यस या नो? यहां पर इन्वेजिवनेस नहीं है। इन्वेजिवनेस क्या होती है यहां दिखाऊंगा कैंसर सेल के केस में। ये दुष्ट सेल है। कैंसर सेल की बात की जाए तो ये नॉर्मल सेल हैं, पड़ी हुई थी, बीच में हमने क्या डाल दी, कैंसर सेल। एक कैंसर सेल को उठाया, कलर चेंज कर देते हैं, व्हाइट, ये उठा के बीच में रख दिया। अब कंट्रोल सेल डिवीजन करेगी अनकंट्रोल, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। जैसे ये गई, ये गई, ये गई, रुक जाना चाहिए थी ग्रोथ, पर रुकेगी नहीं, ये गई, ये गई, नहीं आया क्या? ये गई, ऊपर भी गई और रुकेगी नहीं। और इन्वेजिवनेस का मतलब है ये सेल दूसरी सेल को रिप्लेस कर देंगे, अंदर घुस जाएंगे, पेनिट्रेट कर जाएंगे, हटो भाई यहां से, धक्का देंगे, उनको अलग कर देंगे, उनके न्यूट्रिएंट को छीन लेंगे, नहीं आया क्या? उनके न्यूट्रिएंट को छीन लेंगे और उनको धीरे धीरे खत्म कर देंगे और अपना एक छत्र राज करेंगे और बॉडी को ही खत्म कर देंगे। खत्म। तो बेटा नहीं, न्यूट्रिएंट जब बॉडी खत्म हो जाएगी तो न्यूट्रिएंट खत्म होगा, ठीक है? जब बॉडी खत्म होगी तभी तो न्यूट्रिएंट होगा, ठीक है? तो कैंसर सेल और नॉर्मल सेल के बीच में जो डिफरेंस है मेनली कंट्रोल सेल डिवीजन और अनकंट्रोल सेल डिवीजन, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन यहां प्रेजेंट होगा, इन्वेजिवनेस यहां एब्सेंट होगी और इन्वेजिवनेस यहां प्रेजेंट होगी। अगर मैं इन्वेजिवनेस की बात करता हूं तो दिस इज अ इन्वेजिवनेस, दिस इज अ इन्वेजिवनेस। एनी डाउट? ठीक है, तो यहां इन्वेजिवनेस मिल रही है? नो, इन्वेजिवनेस यहां पर एब्सेंट है, वहां पर इन्वेजिवनेस प्रेजेंट है। तो दो बात समझ में आ गई। अब मेन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फोर्थ नंबर, ठीक है, टीलोमरेज एक्टिविटी। टीलोमरेज एक्टिविटी। अब टीलोमरेज एक्टिविटी तब तुम तब समझोगे, पहले समझो कि एक सेल का मेन डिवीजन के बाद उसकी एज डिसाइड कैसे होती है कि भाई इसको एक जनरल सेल को ओनली 50 सेल तक, बस 50 डिवीजन तक, 50 जनरेशन तक डिवीजन करना होता है एक नॉर्मल सेल को, मतलब अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं मैं, ठीक है? तो समझने की कोशिश करना। तो यहां पर अगर मैं टर्म यूज करूं, नॉर्मल सेल मोटिलिटी शो करती है, इमोटिलिटी शो करती है, मोटिलिटी, ये ठीक है, शो मोटिलिटी। मोटिलिटी समझते हो ना? हाँ। इमोटिलिटी का मतलब है अमर। अब मैं इमोटिलिटी मोटिलिटी को समझाऊंगा, एक स्लाइड देखूं है। हाँ, मोटिलिटी इमोटिलिटी की बात करेंगे हम। जैसे समझने की कोशिश करना, एक सेल है, यस या नो? तो सेल का अपना अंदर क्या होगा, क्रोमोसोम। सेल के अंदर क्या होंगे, क्रोमोसोम। अगर मैं क्रोमोसोम की बात करता हूं तो एक क्रोमोसोम दिखा रहा हूं, तो उसी से आइडिया लगा लेना। और हर क्रोमोसोम के टर्मिनल एंड पर कुछ खास टाइप के सीक्वेंस होते हैं। खास टाइप के क्या होंगे, सीक्वेंस। इनको क्या बोलते हैं, टीलो। टीलो मतलब टर्मिनल एंड पर मिलने वाले सीक्वेंस। टीलोमरेज एंजाइम नहीं, टीलोमर सीक्वेंस, टीलोमर सीक्वेंस, टीलोमर सीक्वेंस। समझने की कोशिश करना, ठीक है? समझ रहे हो ना? अब ये सेल मोटिलिटी शो करते हैं क्योंकि यहां टीलोमरेज एक्टिविटी एब्सेंट होती है, प्रेजेंट होती है। टीलोमरेज एंजाइम एब्सेंट होता है, इसके जीन स्विच ऑफ रहते हैं। यहां पर टीलोमरेज एंजाइम प्रेजेंट होगा, जीन इसके एक्टिवेट हो जाते हैं। एंजाइम क्या होगा, प्रेजेंट, क्योंकि इसके जीन क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो क्या जाते हैं, कर लेते हैं। उसी चीज को समझा रहा हूं मैं। ये क्या है, टीलोमर सीक्वेंस। ये क्या है, ये सब नीट में आए हुए क्वेश्चन है, ध्यान रखना। टीलोमर सीक्वेंस। और ये सेल क्या कर रही है, धीरे धीरे डिवाइड कर रही है, धीरे धीरे डिवाइड कर रही है, ठीक है? 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8,
आफ्टर 50 जनरेशन, समझना, आफ्टर 50 जनरेशन, यानी हर जनरेशन के अंदर एक टीलोमर सीक्वेंस कम हो जाएगा। तो अब तुमसे कहूं 50 जनरेशन के बाद क्या कंडीशन आएगी, मान लो 50 टीलोमर सीक्वेंस है इसके पास, टीलोमर सीक्वेंस गायब नहीं हो जाएंगे? क्लियर है? आफ्टर 50 जनरेशन टीलोमर सीक्वेंस क्या हो गए, खत्म। जैसे ही टीलोमर सीक्वेंस खत्म होंगे, इसका क्या स्टार्ट हो जाएगा, प्रोग्राम सेल डेथ। क्या स्टार्ट हो जाएगा, प्रोग्राम सेल, प्रोग्राम सेल डेथ को हम बोलते क्या है, एपोप्टोसिस। सेल अपने को खुद बहुत सुंदर वे में खत्म करती है, ठीक है। एक नेक्रोसिस होती है, एक एपोप्टोसिस होती है। कौन बताएगा डिफरेंस बिटवीन नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस? हाँ, गीत मत गाओ, हाथ उठा के ढंग से समझाओ भाई, बोल। ऐसे कैसे हो सकता है? अरे नेक्रोसिस तो अपनी साइटोलॉजी है, तमाम इधर नॉर्मल है, वो तो पता ही होता है किसी हर बच्चे को, मतलब बहुत बेसिक चीजें हैं ये तो। नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस बेसिक नहीं है, नेक्रोसिस भी। नेक्रोसिस का मतलब है सेल का अचानक से मर जाना, अचानक से समय से पहले सेल की डेथ हो जानी। उससे सेल क्या करेगी, टॉक्सिक, वो सेल प्लस में कन्वर्ट होगी, टॉक्सिसिटी होगी, वो बॉडी को हार्म करती है। और एपोप्टोसिस ऐसा नहीं है, एपोप्टोसिस एक प्रोग्राम सेल डेथ है। सेल धीरे धीरे अपनी चीजों को खुद ही डाइजेस्ट करेगी, खुद ही डाइजेस्ट करेगी, और कॉन्ट्रैक्ट करती है, डाइजेस्ट डाइजेस्ट कॉन्ट्रैक्ट, और लास्ट में अपने को बची हुई पार्ट को भी डाइजेस्ट कर जाएगी, खत्म। यानी जरा भी उसने गंदगी नहीं करी, समझ में आया? अपने को खत्म भी कर दिया बिना कुछ टॉक्सिसिटी फैलाए, इसको एपोप्टोसिस बोलते हैं। और कोई चीज की डेथ होती है, सड़ रही है, तो इन्फेक्शन फैलेगा, तो वो होती है नेक्रोसिस। पस सेल, नॉर्मल सेल मर रही है, चोट की वजह से मर रही है, नहीं आएगा, समझ गए ना मेरी बात? बॉडी में नॉर्मल सेल की डेथ हो रही है समय से पहले, वो है नेक्रोसिस, ठीक है, टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से, किसी भी कारण से, ठीक है। और सेल की उम्र पूरी होने के बाद जो जीन एक्टिवेट होते हैं, प्रोटियासोम, जो प्रोटीन को पकड़ पकड़ के खाते हैं, अपने को ही डाइजेस्ट करना चालू कर देते हैं, इसको बोलते हैं प्रोग्राम सेल डेथ, एपोप्टोसिस। आई या नहीं आई? ठीक है, तो प्रोग्राम सेल डेथ चालू हो जाएगी। पर कैंसर सेल ऐसा कर पाते हैं क्या? भाई वो तो राक्षस हैं, वो क्या काम करेंगे, टीलोमरेज एंजाइम को ही एक्टिवेट कर लेंगे। किसको एक्टिवेट कर लेंगे? टीलोमरेज एंजाइम। तो मान लो ये क्या है, ये क्रोमोसोम है, क्या लगे क्रोमोसोम किस टर्मिनल एंड पर? टीलोमर सीक्वेंस। क्या लगे ये टीलो, और ये क्या एक्टिव कर रहे हैं? टीलोमरेज एंजाइम। यहां पर क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ टीलोमरेज एंजाइम, एक्टिवेशन ऑफ टीलोमरेज, मतलब जीन का एक्टिवेशन होगा तो टीलोमर एंजाइम बन जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा एक तरीके से। ये टीलोमर एंजाइम क्या करेगा, मेंटेन करेगा, मेंटेन टीलोमर सीक्वेंस, मेंटेन टीलोमर सीक्वेंस। अगर ये मेंटेन करेगा तो मैं तुमसे कहूं 50, 60, 100, समझ रहे हो ना, इन्फिनिटी जनरेशन के बाद क्या होगा? 50 दिखा देता हूं तुम्हें, थोड़ा ये भी तो रहेगा 50 ही, सेम सेल जैसी थी वैसी ही रहेगी, समझ रहे हो ना? बोलते नहीं हो यार, हो करने के लिए बोलोगे हैं, हो करने के लिए एनर्जी है, बिहार को बदनाम करने के लिए एनर्जी है, वैसे
कंसेप्ट की बात आएगी, सन्नाटा, दांत और फाड़ते हो। मतलब बहुत कम लोग होते हैं तो गलती करते हैं और फिर अपनी गलती पे हंसते हैं। सोचो वो कैसे होंगे। भाई गलती करेगा तो इंसान चुप रहेगा, यार गलती हुई है ठीक है, और गलती करके हंसेगा फिर उसको लगता है कितना बड़ा काम किया उसने, उसको प्राइज मिलना चाहिए। आफ्टर 50 जनरेशन, ठीक है, ऐसे नहीं, 50 एंड मोर देन 50, मतलब ठीक है, आफ्टर 50 जनरेशन, मतलब मैं इन्फिनिटी भी बोल सकता हूं यहां पर, ठीक है। अगर मैं तुमसे कहूं इसके बाद कैंसर सेल को अगर ऑब्जर्व करोगे तो उसमें टीलोमर सीक्वेंस जैसे थे वैसे मेंटेन ही रहेंगे। तो हो नहीं गई अमर, इमोर्टल टीलोमर सीक्वेंस। ये क्या हो गई, इमोर्टल। इमोर्टल का मतलब हो गया अमर, क्योंकि टीलोमर सीक्वेंस कभी कमी नहीं होंगे। ये है इनकी खतरनाक प्रॉपर्टी, किसकी, कैंसर सेल। तो कैंसर सेल नो डाउट इसलिए खतरनाक है, ठीक है, यहां तक कोई डाउट। यस, ये पूरे, ये मतलब नॉर्मल सेल को मारते जाते हैं, उनकी जगह खुद लेते जाते हैं, पूरे शरीर पर कब्जा कर लेते हैं, ठीक है, खत्म। अब बात करते हैं एक नॉर्मल सेल, यानी एक एनसीईआरटी ने टर्म दे रखा है ऑन्कोजेनिक एंड प्रोटो ऑन्कोजीन, ऑन्कोजीन एंड प्रोटो ऑन्कोजीन। तो उसको समझाने का मेरा अपना अलग तरीका था, थोड़ा मॉलिक्यूलर बेस पे समझा रहा हूँ, एनसीईआरटी से थोड़ा हट के, जिससे एनसीईआरटी की लाइनें भी क्लियर हो जाए, एक्चुअली तुम समझ भी पाओ क्या अंतर होता है प्रोटो ऑन्कोजीन और ऑन्कोजीन। क्योंकि ऑन्को नर्म नाम आते ही दिमाग में आता है यार ये तो कैंसर प्रोड्यूसिंग है, पर प्रोटो ऑन्कोजीन कैंसर प्रोड्यूसिंग जीन नहीं होते, समझना मेरी बात। जैसे मैं बच्चों को कार का एग्जांपल देके समझाता हूं, कार के अंदर स्टीयरिंग और ब्रेक क्या एक्सीडेंट करने के लिए बनाए गए हैं, तो बचाने के लिए बनाए गए हैं भाई। हाँ, पर अगर कहा जाए तुम्हारे कार के स्टीयरिंग और ब्रेक फेल हो जाएं तो क्या होगा, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि एक्सीडेंट के लिए बनाए गए हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी में कई जीन होते हैं जो बॉडी के सेल के बहुत सारे मेटाबॉलिज्म या बहुत सारी ऐसी स्टेप्स या कह सकते हो सेल डिवीजन को कंट्रोल कर रहे हैं, सेल साइकिल को कंट्रोल कर रहे हैं, तो उनको हम प्रोटोऑन्कोजीन बोलते हैं। बहुत एसेंशियल जीन है, सेल को कंट्रोल करने का काम करते हैं, ठीक है। अगर उनके अंदर म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, सिंपल सी बात है, कैंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब थोड़ी ना वो जीन कैंसर के लिए बनाए गए हैं, समझ में आ गया। तो प्रोटोऑन्कोजीन कैंसर के लिए नहीं बने, वो बॉडी के बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए बने, बट उनके अंदर अगर म्यूटेशन हो जाए तो कैंसर होने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है, इसलिए उनको हम प्रोटोऑन्कोजीन बोलते हैं, जो ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। समझ में आया नहीं आया। जैसे बहुत प्यारे एग्जांपल समझाता हूं मैं बच्चों को, ये वाला एग्जांपल मुझे बहुत अच्छा लगा। ये छोटी मोटी बुक का एग्जांपल नहीं है, एक इंटरनेशनल बुक का एग्जांपल है, ठीक। उसमें एग्जांपल मैंने एनसीईआरटी वाले जोड़े हैं कुछ, मतलब कॉम्बिनेशन रखा है कंसेप्ट और उसका। मानो एक सेल होती है, सेल कब ग्रो करती है, तो उसके लिए सेल सिग्नलिंग फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, सेल सिग्नलिंग फैक्टर, समझना। अब ये तुम्हारी एनसीईआरटी लाइन तुम्हारे बहुत अच्छे समझ में आएगी, ठीक है। सेल्स सिग्नलिंग फैक्टर, ये बोर्ड ज्यादा ऊंचा नहीं है ना, हाँ। सेल सिग्नलिंग फैक्टर्स, सेल सिग्नलिंग फैक्टर की बात करता हूं, ये निकल रहे हैं सेल सिग्नलिंग फैक्टर। अब भाई सेल को ग्रोथ करानी है सेल की, अरे हाँ है ना, तो तुरंत फैक्टर क्या करेंगे, समय आ गया कि भाई ग्रोथ करो, रिसेप्टर से बाइंड करेंगे और सेल की ग्रोथ स्टार्ट। सेल क्या स्टार्ट कर देगी, डिवाइड करना, सेल डिवीजन स्टार्ट। और सेल डिवीजन होती है तो ये आप जानते हो,
सर पहले सेल अपने साइज को बढ़ाती है, ग्रोथ फेज, साइज इंक्रीज। और जैसे ही साइज एक कंट्रोल से बाहर जाता है तब एक सेल दो सेल में डिवाइड कर जाती है। नहीं आया क्या? ठीक है, इस पूरी मैकेनिज्म के अंदर सेल डिवीजन के अंदर कई फेज आती हैं। G1 फेज आती है, S फेज आती है, G2 फेज आती है, तब फाइनली M फेज आती है। क्लियर है? G1 G2 कौन सी फेज होती है? ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज फर्स्ट, ग्रोथ फेज सेकंड। S में क्या होता है और M में क्या होता है? एस फेज के अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन होगा बेटा, एस फेज में न्यूक्लियस का डिवीजन होगा और एम फेज में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। ये तो समझ में आ गया ना? तो ये पूरी सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए दो चीजें होती हैं। कौन है जो कंट्रोल करा रहा है इस पूरी सेल डिवीजन को? ठीक है, प्रोटो ऑन्कोजीन और कैंसर सप्रेसर। कैंसर सप्रेसर जीन जो कैंसर को सप्रेस करके रखते हैं, उसको सप्रेस समझते हो? सप्रेस दबा के रखते हैं, यस। इनहिबिट करके रखते हैं, रोक के रखते हैं, यस। ठीक है, तो इसमें दो टाइप के जीन पार्टिसिपेट, मतलब दो टाइप की चीजें हैं। जैसे एक टर्म यूज करोगे प्रोटोऑन्कोजीन, हाँ, प्रोटो ऑन्कोजीन। प्रोटोऑन्को का मतलब ये थोड़ी ना कि कैंसर के लिए बने, ठीक है। और ट्यूमर सप्रेसर जीन, ट्यूमर सप्रेसर जीन। अगर मैं प्रोटोऑन्कोजीन की बात करता हूं, कौन से जीन हो सकते हैं प्रोटोऑन्कोजीन? भाई ये दिख रहा है, सेल सिग्नलिंग फैक्टर, सेल सिग्नलिंग। भाई ये हाइपर हो गए, हर सेल को ग्रोथ कराना चालू कर देंगे। सेल ग्रोथ फैक्टर, मेटाबॉलिज्म कंट्रोलिंग फैक्टर, फैक्टर का मतलब कहीं ना कहीं कोई ना प्रोटीन जो इन सबको बनाने का काम करते हैं। और प्रोटीन को बनाने वाली जीन को हम क्या बोलेंगे? प्रोटोऑन्कोजीन एटसेट्रा। अच्छा, ट्यूमर सप्रेसर जीन हम सेल साइकिल में पढ़ते ही हैं, जैसे चेक पॉइंट, G1 चेक पॉइंट, S चेक पॉइंट, G2 चेक पॉइंट, M चेक पॉइंट। समझ रहे हो? चेक पॉइंट क्या होते हैं? जैसे आपको एक हफ्ते मैंने पढ़ाया, संडे को क्या होगा? टेस्ट। चेक पॉइंट, चेक पॉइंट कि भाई सही पढ़ाया नहीं पढ़ाया, मैंने सही पढ़ाया कि तुमने सही पढ़ा नहीं पढ़ा। चेक पॉइंट, चेक पॉइंट में हमने एक लेवल बना दिया कि इतने मार्क्स लाने कंपलसरी है, नहीं आते वापस रिवर्स, वही टॉपिक अगले हफ्ते फिर पढ़ोगे आप, आगे नहीं बढ़ोगे, आगे बढ़ने नहीं देंगे हम, क्योंकि ये पहले क्लियर करना है। क्योंकि अगर तुम्हें आगे बढ़ा दिया तो तुम क्या कर दोगे? कैंसर कर दोगे, मतलब बर्बाद कर दोगे। नहीं, तुम सब पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, फिर क्या होगा? कुछ नहीं, फिर से पंचवर्षीय योजना बनेगी ऐसे तो। समझ में आई नहीं आई? चेक पॉइंट, हर बार चेक पॉइंट। चेक पॉइंट क्या काम करेगा? ये मतलब तुम्हें पक्का करेगा, फिर तुम्हें आगे बढ़ाएगा, फिर पक्का करेगा, आगे बढ़ाएगा, ऐसे तुम एक साल में सिलेक्ट हो जाओगे। ये तो मेन टारगेट है। चेक पॉइंट, सेल साइकिल चेक पॉइंट। ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या होते हैं? सेल साइकिल चेक पॉइंट। सेल साइकिल चेक पॉइंट मतलब कौन कौन से चेक पॉइंट होंगे जरा बताओ? G1, अच्छा इसमें एक ही एग्जांपल दिया है, G1
एक टर्म और यूज करते हैं चेक पॉइंट के लिए। चलो नहीं वो तो एग्जाम्पल है। P3 भी जीवन का है और रेटिनोब्लास्टोमा आरबी जीन वो भी इसी का है। और P3 तो मैं स्पेशली पढ़ा है जीवन चेक पॉइंट। जीवन चेक पॉइंट के अंदर तुम्हारे में एक ही एग्जांपल मैं करा रहा हूं। T53 जीन या प्रोटीन, इससे बनने वाली प्रोटीन, ये चेक पॉइंट है। ऐसे ही G1 G2 S सब चेक पॉइंट होते हैं। चेक पॉइंट डिसाइड करते हैं कि देखो जीवन फेज सब कुछ सही सलामत किया है काम या नहीं किया, सारी प्रोटीन बनी है नहीं बनी, सब कुछ ओके है, तो मैं सेल को कहूंगा कि डीएनए का रेप्लिकेशन करे। अगर कुछ भी कमी है तो डीएनए के रेप्लिकेशन की परमिशन नहीं मिलेगी, सेल वापस स्टेज में आएगी, ठीक है, और स्टॉप हो जाएगी या एपोप्टोसिस एक्टिवेट होकर के खत्म हो जाएगी और आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो ये सब क्या है, जीवन चेक पॉइंट, ये प्रोटोऑन्कोजीन, इनमें अगर म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा, ये समझ में आ गया। इनमें अगर म्यूटेशन हो जाए, म्यूटेशन हो जाए तो किसको लीड करती है ये, कैंसर। यहां तक कोई डाउट? अब बताओ, कुछ पूछना तो पूछो। मतलब ये एग्जैक्ट वो पॉइंट्स हैं जो समझ में आने चाहिए, जो मतलब आपकी सोचने की थोड़ी क्षमताओं को बढ़ाएंगे। बढ़ रही है थोड़ी बहुत है नहीं, हाँ मतलब रटने वाली क्षमताओं को कम करेंगे, मतलब सीधी सी बात है। आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है भाई, ये भी समझ में आ गया प्रोटोऑन्कोजीन क्या है, ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या है, कैंसर सेल नॉर्मल सेल में डिफरेंस क्या है। सॉफ्टवेयर वीक है तेरा, सॉफ्टवेयर वीक है तेरा, सॉफ्टवेयर वीक हो गया है, अपग्रेड करा भाई। साफ साफ समझा रहा हूं, सेल साइकिल कंट्रोल ये करते हैं, ये देखा है, सेल साइकिल चेक पॉइंट ट्यूमर सप्रेसर जीन ये रेगुलेट करते हैं। ये सेल की ग्रोथ कराने के लिए एसेंशियल फैक्टर्स है, पर अगर ये भी हाइपर हो जाएंगे तो भी मामला बिगड़ जाएगा, समझे ना। हाँ बोलो, अपग्रेड कैसे होगा, तेरा भी वीक है क्या, डंडे से दो चार पढ़ेंगे एक्टिवेट हो जाएगा, रोज पढ़ेंगे रोज पढ़ेंगे, ठीक है, एक्टिवेट तो तुम ही करोगे, समझ रहे हो, करवाएंगे हम। अब आ जाओ इधर, फालतू बात इधर से आ जाओ। अब सबसे पहले हम बात करेंगे, समझना, एक नॉर्मल सेल को ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो क्या काम करोगे, अभी मैं बताने वाला हूं टाइप्स ऑफ, अरे कैंसर नहीं, म्यूटाजन, कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस म्यूटाजन जो म्यूटेशन कर देते हैं। एक नॉर्मल सेल का मैं क्या कर रहा हूं, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। एक नॉर्मल सेल का मैं क्या कर रहा हूं, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। समझते हो ऑन्कोजेनिक मतलब, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा एक नॉर्मल सेल का ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस जो कैंसर प्रोड्यूसिंग ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अगर मैं इनकी बात करूं तो कई टाइप के हो सकते हैं, यस या नो। जैसे फिजिकल कार्सिनोजन, केमिकल कार्सिनोजन, बायोलॉजिकल कार्सिनोजन, समझना मेरी बात, ऊपर बायोलॉजिकल लिख देता हूं। कार्सिनोजन समझ लो कैंसर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, बायोलॉजिकल का मतलब है वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, हाँ, हेपेटाइटिस बी वायरस, लिवर कैंसर, समझ गए ना मेरी बात। हाँ, केमिकल कार्सिनोजन, केमिकल कार्सिनोजन, एग्जांपल बताऊंगा अभी, ये भी कर सकते हैं। फिजिकल, फिजिकल
कार्सिनोजन, जैसे एक्सरेज, गामा रेज, ये सब क्या है? फिजिकल कार्सिनोजन। केमिकल में क्या आएगा? तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, खैनी, खैनी, अरे यार खैनी सही, हाँ। हम बात किसकी कर रहे हैं? ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे होगा ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन? ये कौन है? ट्यूमर सेल्स। ये क्या कर रहे हैं? अनकंट्रोल ग्रोथ। पर किसके अंदर है? अभी कैप्सूल के अंदर। जब तक कैप्सूल के अंदर हैं तुम सुरक्षित हो। अगर कैप्सूल फटके ये बाहर आ गए तो तबाही मचा देंगे। मतलब एक सेल मल्टीपल कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है आगे जाकर के। इन छोटे छोटे सेल्स के लिए एक एनसीईआरटी ने टर्म यूज किया है। एनसीईआरटी बोलती है ये क्या है? नियोप्लास्टिक सेल्स। एनसीईआरटी बोलती है ये कैप्सुलेटेड बिनाइन ट्यूमर है। कौन है ये कैप्सुलेटेड बिनाइन? मतलब अभी घातक नहीं है। बिनाइन ट्यूमर। ट्यूमर अगर एक सेल एक ही जगह है, ट्यूमर फैल गए, कैंसर। ठीक है। और कैप्सुलेटेड बिनाइन ट्यूमर के लिए एनसीईआरटी ने टर्म यूज किया है नियोप्लाज्म। नियोप्लाज्म। तो अब बताओ एनसीईआरटी की लाइनें क्लियर हो रही है? नियोप्लास्टिक सेल और नियोप्लाज्म। कोई डाउट? अगर मैं नियोप्लास्टिक सेल की बात करता हूं, इतनी घातक होती हैं, इतनी डेंजरस होती हैं, ये क्या रिलीज करती हैं? एंजियोजेनेसिस फैक्टर रिलीज। एंजियोजेनेसिस फैक्टर। मैंने एक मेडिसिन भी यूज की थी मदर के लिए। एम्स के ठीक सामने एक कैंसर हीलिंग सेंटर है, ठीक है, पर वो बताते नहीं है क्या है उनका फॉर्मूला। वो ड्रॉप्स देते हैं। वो ड्रॉप्स क्या काम करते हैं? बॉडी में एंजियोजेनेसिस फैक्टर जिन रिसेप्टर से बाइंड करते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना? जिससे क्या होगा? एंजियोजेनेसिस फैक्टर वहां बाइंड नहीं कर पाएंगे तो कैंसर सेल को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? न्यूट्रिशन। ठीक है। पर ये वो एक बात नहीं बताते कि उस ड्रग को लेने से नो डाउट कैंसर सप्रेस रुक जाता, जहां है वहीं रुक जाएगा। सही नहीं होगा, रुक जाएगा। ये वाली बातें तो बाद में समझ में आएंगी। ठीक है, समझना मेरी बात। और वो मतलब हाँ, सस्ता इलाज नहीं है, 1.5 लाख रुपए महीने का इलाज है। हाँ, वो जो ड्रॉप्स देते हैं 1.5 लाख रुपए महीने की देते हैं। मैंने मैंने उनको भी यूज किया, लगभग 4-5 महीने यूज किया। पर तब तक दिमाग में ये समझ में आया कि ये रोक रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ ऐसा इलाज भी कराना पड़ेगा जो क्या होगा? चीज सही करे। तो उसके लिए तो इम्यूनोथेरेपी लेटेस्ट आई है, तो वो यूज की। पर वही ना, 6 इंजेक्शन लग गए थे। लास्ट इंजेक्शन जो लगा था उसके जस्ट इंजेक्शन लगते ही दिक्कत आ गई थी, प्रॉब्लम पूरी बॉडी में टॉक्सिक हो गया था। तब फिर बाद में समझ में आया, जब जब चीजें हो गई, ठीक है, बहुत डॉक्टरों से मिला ये क्यों हुआ ऐसा। तो उन्होंने कहा कि इम्यूनोथेरेपी अभी अंडर स्टडी में है, मतलब अंडर उसमें है, क्लिनिकल ट्रायल इंडिया में चल रहे हैं, जिसके भी आपको लाखों रुपए देने पड़ रहे हैं। मैंने कहा आपको 3.5 लाख रुपए का इंजेक्शन लगता था, हर 15 दिन में एक इंजेक्शन लगता था, 7 लाख रुपए महीने के इंजेक्शन लगते थे। तो यानी एक आम इंसान तो कर नहीं पाएगा। सोचो उस इंजेक्शन के जिसकी वो क्या कर रहे हैं? क्लिनिकल ट्रायल जो एनिमल्स पर होती है। समझना, इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर ह्यूमंस के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, जिसका भी ह्यूमन को पैसा देना पड़ता है।
पर अदर कंट्री के अंदर ह्यूमन को पैसा नहीं देना पड़ता, उनको बताया जाता है कि ये ड्रग है, अंडर ट्रायल है, आपको कोई पैसा नहीं देना। जितनी भी अच्छी कंट्रीज हैं, ठीक है, हम आपके ऊपर ट्रायल कर रहे हैं, हो पूरी कोशिश रहेगी आपको बचा लें, ठीक है, आपका खाना पीना जो भी होंगे सब इंस्टीट्यूट उठाएगा, ठीक है, जो भी उस पर हॉस्पिटल उठाएगा, वहां इस तरीके से उठाएगा। अब सोचो इंडिया में डॉक्टरों की क्या हालत है, समझ रहे हो? उस 3.5 लाख रुपए के इंजेक्शन में हॉस्पिटल का कमीशन, डॉक्टर का कमीशन, समझ रहे हो, फिर जो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे इंडिया में ला रही है उनके कमीशन, ये हालत है यहाँ पर। मतलब डॉक्टर डॉक्टर नहीं है, राक्षस है यहाँ पर। मतलब तुम हंसोगे, अब क्या कहोगे, क्या करूं, ठीक है, हम पढ़ा रहे हैं डॉक्टर की तैयारी और तुम पढ़ रहे हो डॉक्टर की तैयारी और उसी को राक्षस बोल रहे हैं। रियलिटी है। तभी तो चाहता हूं कि तुम जैसे अच्छे बच्चे कुछ अच्छा कर जाएं तो चीजें बहुत अच्छी हो सकती हैं और जरूरी भी है, ठीक है। तो एनजीओ, एंजियोजेनेसिस, समझते हो एंजियोजेनेसिस? एंजियोलॉजी नहीं पढ़ी? टर्म सुना होगा ना, जब भी ब्लड वेसल्स की बात आती है डॉक्टर से, एंजियोप्लास्टी, एंजियो टर्म आ गया, ब्लड वेसल्स की बात आ रही है, चाहे वो हार्ट की ब्लड वेसल्स हो, कोई भी हो। तो एंजियोजेनेसिस फैक्टर क्या काम करते हैं? इंक्रीज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स अराउंड ट्यूमर। इससे क्या होगा बढ़ने से? इंक्रीज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट टुवर्ड्स ट्यूमर सेल। अब ट्यूमर सेल भाई आपकी बॉडी में, एक तो कैंसर पेशेंट कम खा पाता है, वो सारा न्यूट्रिएंट अगर ये राक्षसी ले लेंगे तो नॉर्मल सेल को क्या मिलेगा? कुछ नहीं। स्टारवेशन, भूख, तड़प तड़प के वो मरना चालू, तो कैंसर सेल एकदम कमजोर होना चालू हो जाता है, क्योंकि उसकी नॉर्मल सेल जो उसकी ताकत, उसकी बॉडी को सर्वाइवलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कमजोर हो रहे हैं। और ट्यूमर सेल कंटिन्यू ग्रोथ कर रहे हैं तेजी से, ठीक है, तो ये बढ़ते चले जाते हैं और वो कमजोर होते चले जाते हैं। तो कैंसर का मेन कारण यही है। और कैंसर को मारने के लिए हम रेडिएशन यूज करते हैं। रेडिएशन समझते हो ना, गामा रेज। आप सोचो, एक तो शरीर वैसे कमजोर हो रहा है, उसमें आपने अभी तक जो टेक्नोलॉजी थी वो मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे मतलब जैसे कहीं एक जगह कैंसर है तो पूरी बॉडी को एक्सपोज, उस पूरे इलाके को एक्सपोज कराएंगे रेडिएशन का, ठीक है। अभी आई है, ठीक है, मैं कहूंगा कि टारगेटेड थेरेपी जस्ट अभी स्टार्ट हुई है, ठीक है, पर टारगेटेड थेरेपी तभी काम करती है जब कैंसर एक ही जगह है, ठीक है, तो टारगेटेड थेरेपी काम होगी, ठीक है। उसमें भी बहुत कॉस्टली है, 15 लाख रुपए कुछ 5 या 10 सेटअप के लगते हैं उसके, ठीक है। वो भी हर जगह नहीं है, टाटा जो बॉम्बे में टाटा है वहां पर है, सब जगह नहीं है। तो आम जगह तो क्या होता है, पूरा मतलब स्कैन करते हैं उस पूरे इलाके को। तो स्कैनिंग की वजह से क्या होता है, कैंसर सेल तो थोड़ा बहुत मरेगी पर आसपास के सारे ऑर्गन छल्ली छल्ली हो जाते हैं, तो इंसान तो वैसे भी जाता है। कीमोथेरेपी इज द सुपर टॉक्सिक पॉइजन, पॉइजन मतलब पॉइजन खिला रहे हो तो लोग कीमोथेरेपी से मर जाते हैं, ठीक है। बस यही है कि कैंसर पेशेंट को थोड़ी सर्वाइबिलिटी बढ़ाने की कोशिश की जाती है, पर सर्वाइबिलिटी ऐसी जिसमें वो कष्ट बहुत होते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा अच्छा इलाज है नहीं अभी यहाँ पर, ठीक है। तो कैप्सुलेटेड बिनाइन ट्यूमर, जिसको नियोप्लाज्म बोलते हैं, नियोप्लास्टिक सेल एंजियोजेनेसिस फैक्टर रिलीज करते हैं, तो नॉर्मल सेल स्टारवेशन की वजह से मरते हैं। तुम समझ पा रहे हो ना मेरी बात, ठीक है। अगर मैं बात करूं, जगह है क्या, अगर मैं बात करूं, एक समय ऐसा भी आता है कैंसर क्या हो जाता है, कैप्सूल क्या हो जाता है, फट जाता है। अगर तुमसे कहूं कैप्सूल अगर फट जाए तो क्या होगा, अब इसके लिए टर्म यूज करते हैं, यस, कैंसर। क्या टर्म यूज करेंगे, कैंसर। ये कैप्सूल रप्चर हो गया, कैंसर सेल जो अंदर थे वो क्या कर गए, बाहर निकलने स्टार्ट हो गए। बाहर कौन होंगे, ब्लड वेसल्स। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात भाई? यहाँ भाई मैंने कभी टर्म यूज किया कि यहाँ डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स बन जाता है, ये नेटवर्क बनना चालू हो गया ब्लड वेसल्स का, ये नेटवर्क बनना चालू हो गया ब्लड वेसल्स का। ये सारे ब्लड वेसल्स इन कैंसर सेल को क्या करेंगे, न्यूट्रिशन पहुंचाएंगे। इस तरीके से इनको न्यूट्रिशन तेजी से मिलना चालू हो जाता है।
ठीक है, और अगर ये फटा तो सेल कहां जाएंगे? बाहर, बाहर ब्लड वेसल्स के अंदर, मतलब ब्लड ब्लड वेसल्स में पहुंच जाएंगे। अब कैंसर नहीं रहा ये, ठीक है, ये बन गया, सॉरी, अब ये ट्यूमर नहीं रहा, ये बन गया कैंसर, क्योंकि बाहर क्या थे? ब्लड वेसल्स। आप जानते हो ब्लड में एंटर करके, ब्लड तो पूरी बॉडी में, वेसल्स पूरी बॉडी में फैले पड़े हुए हैं, समझना मेरी बात। तो ये ब्लड में एंटर कर जाते हैं, यहां से ब्लड में एंटर करने का मतलब है अब ये पूरी बॉडी में स्प्रेड कर जाएंगे, पूरी बॉडी में चले जाएंगे, और पूरी बॉडी में जाकर के जगह जगह अलग अलग टाइप के कैंसर प्रोड्यूस कर लेंगे, जगह जगह अलग अलग टाइप के कैंसर बना लेंगे। समझे मेरी बात या नहीं समझे? अब इसके लिए टर्म क्या यूज करेंगे? स्प्रेडिंग को क्या बोलेंगे? स्प्रेडिंग को स्प्रेडिंग ऑफ ट्यूमर सेल, इसको क्या बोलेंगे हम? मेटा मेटास्टेसिस। ये बहुत पूछा जाता है, मेटास्टेसिस क्या है? मेटास्टेसिस, मेटाजेनेसिस, मेटामॉर्फोसिस, मेटामेरिज्म, कंफ्यूजन ना हो जाए तो मेटास्टेसिस। और इसको अब हम क्या बोलेंगे? इसको कैंसर, या मैलिग्नेंसी आ गई इसके अंदर, मैलिग्नेंट ट्यूमर। मेरी बात समझे या नहीं समझे? हाँ, कीमोथेरेपी में ड्रग्स दी जाती हैं हाई डोज, जब पॉइजन, ड्रग्स का मतलब पॉइजन दिए जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में, टैबलेट्स की फॉर्म में, बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, पर पॉइजन दिए जाते हैं। क्या क्या? नहीं, पॉइजन ही, पॉइजन का मतलब वो मतलब सेल्स के लिए पॉइजन है क्या? हाँ, भाई कीमोथेरेपी का असर बॉडी के सेल्स पर पड़ता है। सबसे सॉफ्ट सेल हमारे हेयर होते हैं, क्योंकि नीचे फॉलिकल्स होते हैं, वो तुरंत कम टूट जाते हैं, तुरंत टूटते हैं 2-3 डोज लेने के बाद ही। फिजिकल, अब जो कॉज ऑफ कैंसर मैंने बताया, फिजिकल कार्सिनोजन होते हैं, ठीक है। आयोनिक रेडिएशन पूछेंगे, आयोनिक रेडिएशन और नॉन आयोनिक रेडिएशन। आयोनिक में एक्सरे और गामा रेज आते हैं, नॉन आयोनिक के अंदर अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं। केमिकल कार्सिनोजन हजारों टाइप के आज के डेट में आप जो खा पी रहे हो, जो भी चीजें हैं, सब केमिकल कार्सिनोजन है। पर एनसीईआरटी ने एग्जांपल किसका दिया है? टोबैको, ठीक है। चाहे तुम स्मोक करो या च्यूई करो, स्मोक करोगे तो लंग कैंसर, च्यूइंग करोगे तो माउथ, ओरल, ये सब कैंसर होते हैं। बायोलॉजिकल कार्सिनोजन में दो वायरस अक्सर मैं बताता हूं, एक तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस और एक हेपेटाइटिस बी वायरस। वो सर्विकल कैंसर करता है, तो ये लिवर कैंसर करता है, ठीक है। यस, डीएनए डैमेज कर देता है, थाइमिन डायमर बना देता है, डायमर बनते ही म्यूटेशन हो जाएगा, पॉइंट म्यूटेशन। एक एक करके पूछो ना, तो बोला हाँ हाँ, तो डीएनए डैमेज का मतलब ही है म्यूटेशन, म्यूटेशन का मतलब है कैंसर। यही म्यूटेशन प्रोटोन को जीन में हो जाती है, कैंसर हो गया। हाँ, अब बोल। देखो, हमारी बॉडी में हर समय डीएनए टूट रहा है, डैमेज हो रहा है, पर आप हेल्दी हो, आपके पास 7 प्रकार के डीएनए रिपेयर सिस्टम हैं, जिसमें सबसे पावरफुल रिपेयर सिस्टम होता है एसओएस रिपेयर, ठीक है, जो पढ़ोगे आगे जाकर के। तो ये आपके डीएनए को डैमेज होकर तुरंत रिपेयर कर देते हैं। पर अगर आपकी बॉडी कमजोर है, रिपेयर सिस्टम बेकार हो चुके हैं, सब कुछ है बॉडी के अंदर, तब जाकर कैंसर हो जाता है। तुम्हें क्या लग रहा है? तुम आसपास बैठे हो, इतनी सारी रेडिएशन है, तुम किसी दोस्त का एक्सरे कराने जाते हो, तो तुम भी तो एक्सरे से एक्सपोज हो रहे हो, वो एक्सरे कैंसर प्रोड्यूसिंग होते हैं। मैडम क्यूरी की डेथ का कारण क्या था? रेडिएशन ही तो थे। समझ में आया? समझ रहा? हाई एक्सपोज ऑफ दिस रेडिएशन, कहीं एटॉमिक वॉर होते हैं तो उनकी रेडिएशन से तो कैंसर प्रोड्यूस हो जाते हैं बॉडी के अंदर, 50 टाइप के। चलो, क्या बेटा? सब पर पड़ेगा भाई,
पूरी बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा। तू क्या कर रहा है? खतरनाक है। तुम एक बार इंटरव्यू देख लो, जितने भी समझ रहे हो, चाहे एप्पल का ये क्या नाम है इसका, ये स्टीव हॉक, या कोई भी ले लो, जितने बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, ठीक है, शाहरुख खान का इंटरव्यू देखा होगा, ठीक है, ये लोग अपने मोबाइल को अपने से बहुत दूर रखते हैं, ठीक है। अभी इमरान खान का देखा था कि उसने सोशल मीडिया छोड़ ही दिया है उसने, और कहा आपकी बॉडी, इसकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आ रहे हैं, अच्छे पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं, क्योंकि मोबाइल, ये मीडिया, ये सब आपको इंटरनली खत्म कर रहे हैं, न्यूरॉन्स डैमेज कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे ड्रॉ फैक्टर्स जनरेट कर रहे हैं। नहीं छोड़ोगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही कल फ्यूचर तुम्हारे ऊपर डोमिनेंट होनी है भाई, क्योंकि तुम अपने को कमजोर करते जा रहे हो, उसको मजबूत करते जा रहे हो, समझ रहे हो, उल्टा ही चल रहा है। चलो खैर, अब बात करते हैं कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, ठीक है। पर ये छोटा बच्चा नहीं समझ पा रहा है, उसको एडिक्शन पेरेंट्स ही डाल रहे हैं, बड़ा गड़बड़ है। बायो देखो कैसे पता लगाओगे, ज्यादा कुछ टेक्निक है नहीं, ठीक है। सबसे पहले आम इंसान क्या कराता है भाई? एक्सरे कराता है, अल्ट्रासाउंड कराता है, उसमें कोई एबनॉर्मल ग्रोथ आती है तब डॉक्टर को दिखाता है, डॉक्टर क्या कहता है कि एबनॉर्मल ग्रोथ हो सकता है कैंसर की हो या टीबी की हो या कोई और हो, ठीक है, तो इसकी बायोप्सी करने पड़ेगी। बायोप्सी का मतलब समझते हो, छोटे से पार्ट को कट करके निकाला जाएगा, फिर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होगा, ये नॉर्मल सेल है कैंसर सेल है। कैंसर सेल का स्ट्रक्चर नॉर्मल सेल के स्ट्रक्चर से अलग होता है, समझना मेरी बात। हाँ बेटा, वो ट्रिक होती है कि उसमें कैप्सूल रप्चर नहीं होता, एक थिन निडल्स होते हैं, निडल्स अंदर जाते हैं, ठीक है, कैप्सूल के अंदर, और उसको इस तरीके से सक करते हैं, इंटरनल सकिंग होती है कि वो आ भी जाती है, कैप्सूल फटता भी नहीं है, टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, ठीक है। और पर उसके अलावा एग्जामिनेशन नहीं करोगे तो ट्रीटमेंट करोगे। तो बायोप्सी सबसे सटीक एग्जामिनेशन होता है, सबसे परफेक्ट, इसके अलावा कोई सटीक एग्जामिनेशन ही नहीं है, अंदाजा लगाया जाएगा। जैसे भाई आप एक्सरे करोगे, कहीं गांठ दिख रही है तो क्या है ये? टीबी की भी गांठें होती हैं बॉडी के अंदर, कैंसर की भी गांठें होती हैं, नॉर्मल ग्रोथ भी हो जाती है बहुत सारी चीजों की, पता नहीं है क्या है। सीटी कंप्यूटर टोमोग्राफी, इसमें भी एक्सरे यूज करते हो, कंप्यूटर टोमोग्राफी में भी एक्सरे यूज होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, बता रहा हूं अभी, ठीक है। कंप्यूटर टोमोग्राफी में भी क्या करिए, रेडियो, अरे ये तो सिंपल एक्सरे यूज किया आपने, एक्सरे कराने जानते हो, जाते हो ना कभी? हाँ, कंप्यूटर टोमोग्राफी सीटी एक मशीन होती है, लिटा करके अंदर डाल दिया जाता है, पूरी बॉडी का सीटी होता है, कंप्लीट 3D स्ट्रक्चर बनता है, वो सीटी होता है। पर इसमें क्या करते हैं हम, 3D इमेज बनती है, 3D इमेज बनती है इसके अंदर, कैसी इमेज बनती है? 3D। पर इसमें एक्सरेज यूज होते हैं, इसलिए थोड़ा घातक है कैंसर के केस में, पर कई जगह यही लगा हुआ है। हाँ, अगर कहीं एमआरआई सुविधा है और आपकी बॉडी में कोई इंप्लांट नहीं है, इंप्लांट समझ में आ गया ना, लुआ हुआ, ठीक है, हमारे मैग्नेटिक रेजोनेंस होती है खतरनाक, मतलब हाँ, अगर गर्दन में तुम जरा सा भी कुछ पहने हो, कुछ भी हो जाएगा। हाँ, उस कमरे को बिल्कुल बिल्कुल सबको अलग रखा जाता है, पूरा बॉडी से सब चीजें हटा दी जाती हैं, ठीक है। जैसे जैसे मेरे हाथ में ही ढेर सारी मेटल है, तो एमआरआई में नहीं करा सकता, कभी सीटी कराऊंगा। कई लोग दांत लगवाते हैं, दांत में वो लगवाते हैं लोहे के वो इम्प्लांट, सोने का नहीं इम्प्लांट जो भी है, पर सोने की कंडक्टिविटी बहुत तगड़ी होती है, ठीक है, समझ में आ गया ना मेरी बात। तो उनके लिए फिर एमआरआई की जगह सीटी करेंगे। पर एमआरआई सबसे सेफ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, सेफेस्ट टेक्निक कौन सी है एमआरआई? इसमें भी 3D एनिमेशन ही बनता है, ठीक है। इससे आप ये पता कर लेते हो कि बॉडी का 3D देखकर कहीं एबनॉर्मल ग्रोथ तो नहीं है, कहीं कुछ साइज बढ़ा हुआ तो नहीं है, नहीं समझ में आया, कैंसर हो सकता है, हो सकता है। फाइनल के लिए तो आपको बायोप्सी ही करना पड़ेगा, पर कहीं हर जगह बायोप्सी नहीं होता, ठीक है, अब समझना मेरी बात, हर जगह मतलब हर बॉडी का हर पार्ट का बायोप्सी नहीं कर सकते। अब टेक्निक थोड़ी सी महंगी आई, ये इंडिया में कम है। जैसे रेडियो लेबल्ड एंटीबॉडी आती हैं, स्पेसिफिक कैंसर की होती है, उनको इंजेक्ट कर दिया जाता है, जहां कैंसर सेल होंगे वहां बाइंड कर लेंगे, और फिर सीटी करके हम चेक करते हैं, वहां रेडियो एक्टिविटी नजर आ रही है, चमक रही है, नीचे चमक रही है, बढ़िया टेक्निक। पर अभी लेटेस्ट इंडिया के अंदर जो चल रही है, जो छोटी जगहों पर नहीं है, दिल्ली एनसीआर जैसे बड़ी जगह पर ही टेक्निक है, थोड़ी कॉस्टली है, 35,000 रुपए लगते हैं चेक करने की मात्र, ठीक है। उसमें हम रेडियो लेबल्ड ग्लूकोज बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, रेडियो लेबल्ड ग्लूकोज बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, सीटी मशीन में डालते हैं, और जहां कैंसर सेल होंगे वहां पर उन ग्लूकोज का क्या होगा, यूटिलाइजेशन बढ़ रहा होगा, तो वहां पर वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होंगे, डिटेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया, कैंसर यहाँ पर होने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी एकदम रोशनी हो रही है, यहाँ पर चमक रहा है ये चीज। तुम समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? समझ गया ना? हाँ, तो ये टेक्निक यूज कर रहे हैं आज की डेट में, ठीक है। और एक टेक्निक और है, फ्यूचर की है, इंडिया में तो नहीं होती, जैसे किसी की
फैमिली में कई बार कैंसर ही कैंसर, कैंसर ही कैंसर नजर आ रहे हैं, तो वो चाहता है नेक्स्ट जनरेशन में पता लगा ले वो पहले से ही। तो हम देखते हैं कि जहां प्रोटोन होते हैं, क्या उनके अंदर थायमिन के रिपीटेशन ज्यादा तो नहीं है? अगर थायमिन के रिपीटेशन ज्यादा है, थायमिन डायमर बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। आई या नहीं आई? इसको पैट सीटी कहते हैं, जो मैं बताया ग्लूकोज वाला जो टर्म बता रहा हूँ, पैट सीटी। तो आज के डेट में पैट सीटी ही करते हैं डॉक्टर। हाँ, पैट सीटी मतलब सही आइडेंटिफाई करने के लिए पैट सीटी ही किया जाता है, रेडियो लेवल ग्लूकोज को डाल करके बॉडी को सीटी किया जाता है। यही टेक्निक आज की डेट में यूज हो रही है प्रैक्टिकली, ठीक है। जिसकी मतलब जो ऐसी लेबोरेटरी हैं जो मतलब करती है ना कि वो उस पर क्या कहते हैं उसको, किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी होती हैं, फंडिंग एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन जो सस्ते में करती हैं, तो 12-13 हजार रुपए लगते हैं। वैसे तो ये 35,000 50,000 तक ले रहे हैं, लूट रहे हैं लोग। मतलब कैंसर के नाम पर सिर्फ लूटा जा रहा है, ये समझो। सिर्फ लोगों को जितना लूट सकते हो लूट लो, डरा डरा के लूट लो बस, और कुछ भी नहीं है। फीटस का, ठीक है, बिल्कुल फीटस का, या आप अपनी बॉडी का भी करा सकते हो ना। फ्यूचर में जनरेशन अगर होती है तो वहां क्या प्रोबेबिलिटी है, उन जीन के जाने की प्रोबेबिलिटी तो होगी ना। ये कोई टेक्निक नहीं है, जैसे यूएस में जिन्हें बहुत पैसा है वो लोग अपना जीन एनालिसिस करते हैं। मेन तो मैं तुम्हें बताइए मैंने, पेट सीटी होता है, अल्ट्रासाउंड होता है और एमआरआई, यही है टेक्निक और कुछ भी नहीं है। क्या बायोप्सी जहां हो सकती है, माउथ की बायोप्सी हो सकती है, यूट्रस की बायोप्सी हो सकती है, जहां सर्विक्स की हो सकती है, और बायोप्सी करेंगे। अगर लिवर बढ़ा हुआ है, अच्छा हेपेटाइटिस बी का तो टेस्ट होता है, सिंपल सिंपल ब्लड टेस्ट करा लो, ठीक है। हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है नेगेटिव मालूम पड़ जाएगा, सिंपल सरफेस एंटीजन चेक किए जाते हैं, खत्म, इतना ही है। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ट्रीटमेंट तो कुछ है ही नहीं, आप बताया आपको भाई, लोग सर्जरी कर देते हैं, अगर पॉसिबिलिटी है तुरंत सर्जरी मारते हैं, डॉक्टर को पैसा मिल रहा है उसको, ठीक है। रेडिएशन मैंने बता दिया, गामा रेडिएशन जो सिकाई कहते हैं लोग, कीमोथेरेपी आप जानते हो, विनब्लास्टिन विनक्रिस्टिन जैसे इनको कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं। इम्यूनोथेरेपी लेटेस्ट चल रही है, ये अल्फा इंटरफ्रॉन दे रहे हैं, पर इंटरफ्रॉन के अलावा तमाम टाइप की इम्यूनोथेरेपी चल रही है, ठीक है। एग्जाम्पल लिख दिया अल्फा इंटरफ्रॉन मैंने, कुछ है नहीं टेक्निक, यही टेक्निक है अभी। हाँ, जैसे माउथ कैंसर है, पार्ट हटा देंगे, गट कैंसर है, उस पार्ट को निकाल के अलग कर देंगे। ब्रेस्ट कैंसर के अंदर देखो ट्रीटमेंट है, उसके अंदर एंड्रोजन का लेवल बढ़ा देते हैं, ब्रेस्ट कैंसर सिंपल डिटेक्ट हो जाता है ना, वो तो बायोप्सी भी कर सकते हो पर सिंपल डिटेक्शन हो जाता है उसका तो, ठीक है। उसके केस में तो बस एंड्रोजन का लेवल बढ़ा करके ब्रेस्ट को ड्राई सुखा दिया जाता है, ठीक है। तो है कि एंड्रोजन का लेवल जब बहुत हाइपर कर दोगे तो मतलब एक वो तरीका है, फिर उसमें वो टारगेट थेरेपी यूज करते हैं। टारगेट थेरेपी समझ गया ना, रेडिएशन वाली, रेडिएशन, टारगेट रेडिएशन, वहीं पर ही उन सेल को ही किल करेंगे, ठीक है, पर स्प्रेड ना करें तब तक। आ जाओ, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। टाइम हो गया है, 9 मिनट बचा है ना, उसमें मैं काफी करा दूंगा। टाइप्स ऑफ कैंसर लिखा दूं, एडिशनल पॉइंट थे वो सारे के सारे, तुमको तो लिखा देता हूँ। हाँ, एडिशनल पॉइंट्स हैं नॉलेज के लिए, कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा, ठीक है। एडिशनल समझ गया ना, आया मतलब कुछ पॉइंट में एडिशनल भी लिखाए हैं मैंने, कहाँ पूछे जाते हैं, घर से आते क्वेश्चन आए हैं, एनसीईआरटी में दे रखे हैं। ल्यूकेमिया तो हम पढ़ाते ही हैं डब्ल्यूबीसी में ही, ब्लड कैंसर ब्लड में पढ़ा दिया है हमने ल्यूकेमिया, इसलिए तो वहां ऐड किया है मैंने, ठीक है। हाँ, ल्यूकोसाइटोसिस एंड ल्यूकेमिया, इन्फेक्शन की वजह से डब्ल्यूबीसी बढ़ रहे हैं, ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर की वजह से डब्ल्यूबीसी बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आ जाओ लॉस एंजल्स का केस था, लॉस एंजल्स समझ गए ना, यूएस का है ना। 10 मिनट बचे हैं, 5-10 मिनट में ले भी लूंगा, तो उसमें ये हो जाएगा पूरा। इसकी समझाने वाली दो चीजें हैं, इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और इसकी लाइफ साइकिल, बात बाकी का कंटेंट है, डेटा है, ठीक है। मैं करा दूंगा, करा के ही बाहर निकलूंगा, ठीक है। सुनो मेरी बात, लॉस एंजल्स यूएस का केस था, होमोसेक्सुअल मेल, मुंह मत फाड़ बेटा, होमोसेक्सुअल मेल, ठीक है, सुन रहा है ना, होमोसेक्सुअल मेल, दम मारो दम, समझ गए होगे ना मेरी बात, यानी लाइक कोकेन, लाइक कोकेन, कोकेन का एक जरा सा तिनका सुई में लगा करके, ठीक है, एक शीशी, छोटे सी शीशी में डाल करके घोल दिया जाता है, समझ में आया कितना,
निडल के टिप पर जो आ गया नहीं, लेकिन खोल दो, सिरिंज में लिया, भरा, हल्का सा भाई तू ले, हल्का सा भाई तू ले, नहीं आया क्या? ठीक है, अब बस वो एक ही सिरिंज चल रही है। हाँ, भाईचारा धीरे धीरे घूम गया, पूरे जितने भी बैठे थे सब में घूम गया वो भाईचारा, नहीं आया क्या? ठीक है, इतना खतरनाक भाईचारा होता है जो लोग एडिक्ट होते हैं, ठीक है, हाइजेनिक कंडीशन मेंटेन नहीं करते हैं। समझ लेना, कोई यानी जैसे ड्रिंक करते हैं तो जैसे एक ग्लास में झूठी इतनी बच गई, भाई दे दे, भाई दे दे, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात? मैं ऐसे ऐसे लोग दिखा दूं जो जैसे यहाँ पार्टी चल रही है, पार्टी में सबने पी, सब छोड़ छोड़ देते हैं, वो एक ग्लास खाली ग्लास लेंगे, सब सब नहीं, सबके छूटा बचा हुआ थोड़ा 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 ढाल करके, हाँ हाँ हाँ, एक ग्लास बन गया। समझ रहे हो ना? हाँ, ऐसे ऐसे लोग जो तुम बता दूंगा तुम विश्वास ही नहीं करोगे। समझ रहे हो? दूसरी पाली के लोग कुछ हैं पर बताऊंगा नहीं मैं। ठीक है, अब आ जाओ। ठीक है, नहीं 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 नहीं, नहीं। अब सबके मोबाइल खुल गए होंगे चुपचाप से, कोई नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, इधर आ जाओ। ठीक है, तो सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, अगर कहीं पर भी ड्रग की बात आती है, जो पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में उसमें, तो जितने भी ड्रग एडिक्ट होते हैं वो हाइजेनिक कंडीशन मेंटेन नहीं करते। हाइजेनिक समझते हो ना? मतलब अनहाइजेनिक तरीके से रहते हैं, झूठा खा लेते हैं, झूठे का मतलब है ना, समझ में हिंट दे दिया ना? हाँ, क्या समझ में नहीं आया मुझे क्या बोल गया? तो समझ में आ गया, छोड़ो, क्या समझ में आ गया कि एक्चुअल में होमोसेक्सुअल दम मारो दम इंजेक्शन के थ्रू ड्रग्स को क्या कर रहे थे, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, एक दूसरे को लगा रहे थे। तो वो ऐसे ही करते थे, अचानक से उनके लंग्स में इन्फेक्शन देखने को मिला, एक को मिला, फिर देखा सबको पाया जा रहा है, ठीक है, बॉडी के अंदर और भी इन्फेक्शन देखने को मिले, ठीक है, डॉक्टर समझ नहीं पाए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो सोचा कि उनके लंग्स में एक फंगल इन्फेक्शन था, उसकी वजह से बॉडी का इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया है। फिर बाद में रिसर्च हुई, देखा गया ये चीज सबको मिल रही है, तब समझ में आया ये तो इम्यून सिस्टम वीक हो जाने की वजह से होने वाले रोग हैं। इट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, जो अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं। अपॉर्चुनिटी क्या है यहाँ पर? ये बॉडी का इम्यून सिस्टम कमजोर है, भाई कूद लो अंदर, नहीं आया क्या? समझ रहे? प्रोटोजोन डिसीज भी हो जाएंगे, ठीक है, फंगल डिसीज भी हो जाएंगे, टीबी तो होती ही होती है, 99% मरता है इंसान टीबी की वजह से ही है। समझ में आया? तो एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड, एक्वायर्ड का मतलब इसको आप एक्वायर करते हो, इम्यूनोडेफिशिएंसी, जिसमें आपका इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट हो जाए। सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब है जिसके अंदर एक दो नहीं ढेर सारे सिम्टम्स आते हैं, बहुत सारे ग्रुप ऑफ सिम्टम। समझ रहे हो? क्योंकि एड्स कुछ भी नहीं करता, एड्स तो सिर्फ आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। तो मोबाइल खुला हुआ है क्या? आप मेरे सामने मोबाइल मत खोला करो यार। क्या चीज, कैंसर दिखा रहे हो क्या? हाँ, ओहो, अच्छा, बच्चे करते थे मतलब तुम्हारी उम्र का? अरे बच नहीं सकता क्या वो? तुम, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, सरकारी स्कूल समझते हो ना, जहाँ पढ़ाई नहीं होती है सब कुछ होता है, और सब कुछ होता है, ठीक है, और बॉयज का था, गर्ल्स का तो था नहीं, ठीक है, तो बॉयज का खाली स्कूल हो, समझ रहे हो, सरकारी स्कूल हो, तो क्या होगा वहां पर? सब कुछ होगा, जो नहीं होता बाहर वो सब कुछ वहां होता है। समझ में आया? मेरे स्कूल के, मेरे क्लास के मेरे दोस्त, ठीक है, आज की डेट में जेलों में भी पड़े हुए हैं, क्रिमिनल्स बन गए सारे के सारे, कुछ ना कुछ, ठीक है, एक क्रिमिनल्स बन गया तभी से, एक ने थोड़ा बड़ा हुआ, मेरे संग बड़ा, 9th-10th में था, ठीक है, तो उसने उसके पिताजी नेता थे, तो नेता के लाइसेंस ले लिया, तो लाइसेंस जब आ जाता है तो थोड़ा खून गर्म हो जाता है, पिताजी से कुछ ने क्या दिया, निकाला जाकर के, धाड़ 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 4-5 लोग मार डाले उसने, वो भी जेल में बंद, ठीक है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, सोचो एक बार ट्यूशन पढ़ने जा रहे थे, साइकिल पे जाते थे, 9th-10th की बात होगी, तो ऐसा हो सकता है कि मैं साइकिल पे बैठा हूँ, वो भी साइकिल पे बैठा है, रास्ते में तू तड़ाक हो गई, उसने, मुझे पता भी नहीं, उसने बस्ते में से कट्टा निकाला, मेरे हाथ में पकड़ा दिया, ठोक दे इसको, मैंने तेरी ये क्या कर रहा है, ठीक है। सोचो इतना इतना डेंजरस कंडीशन कि आप वहां मार तोड़ ये चीजें कॉमन थी, ठीक है, तो तुरंत मैंने छोड़ा उसके नीचे, मैंने ये मत कर, मतलब बीच सड़क पर जहां बहुत बड़ा बाजार है, समझ रहे ना मेरे, बुलेट पर चलना लोगों का शौक था,
समझ रहे, गुंडागर्दी ये ठीक है, नेता ये ऐसे, तो मेरे ऊपर असर आया क्या? असर नहीं आया, एक रित्ती पर असर नहीं आने दिया, तो क्या इसके ऊपर असर आना जरूरी है क्या? बताओ। मैं इसलिए कह रहा हूं, कोई मैं बीडब्ल्यू में था तो उन्हीं लोगों के बीच में रहता था जो सब वहां सब भयंकर वाला, जिनके तुम भगवान समझते हो, सब भयंकर वाला। समझ में आया? हाँ बेटे, क्या एक क्लास में तुम्हारी में? हाँ आ गया ना, वही वही सरकारी स्कूल होगा। हाँ तो सरकारी स्कूल में यही होता है, पर आज के सरकारी स्कूल वैसे नहीं है। बाहर एक पुलिस की गाड़ी खड़ी होती है, एक दरोगा होता है। अरे होता है बेटी, हमारे जिस स्कूल में मैं पढ़ता था वहां ऐसा होता है। वहां उन्होंने एक थाना भी बना दिया है, दरोगा जब भी आता हूँ बाहर खड़े रहते हैं वो, कहीं कोई अब बदमाशी नहीं होती। अब मैं यहाँ तो नहीं पता, ठीक है। हाँ एन चौक, हाँ है, गया था उस दिन मैं, वो प्रोग्राम किया था, हम एसी में गए थे चौकी अंदर। तो अब सारी जगह स्ट्रिक्शन हो गए हैं, चीजें अब नहीं होती। अब रैगिंग भी एक खतरनाक लेवल की होती थी, अब नहीं होती, ठीक है। अब चीजें चेंज हुई हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया, दम मारो दम, ठीक है। होमोसेक्सुअल का मतलब है सारे मेल थे, सब ड्रग एडिक्ट थे, तो सब मारे गए, ठीक है। ये कब का केस था, ये मत भूल जाना, ये क्वेश्चन आता है 1981। नहीं आया क्या? खतरनाक लेवल पर लोगों की डेथ हुई थी, ठीक है। तो लगभग 25 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी। सिंड्रोम मतलब समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ जो मेन जहां से क्वेश्चन आता है, अगर मैं एचआईवी के स्ट्रक्चर की बात करूं, ये बना लेना स्ट्रक्चर, क्वेश्चन इस पर आता है, स्ट्रक्चर क्वेश्चन पूछेगा। तो इसमें एक लिपिड का तो क्या होता है, एनवलप। एनवलप समझते हो? वायरस तो पढ़ चुके हो क्या, वायरस बैक्टीरिया बॉटनी में? हाँ तो तुम्हें आता होगा, सब आता होगा फिर तो, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर तुम किसी वायरस का स्ट्रक्चर देखोगे, लिपिड का एनवलप है, इसके पास दो प्रोटीन के कोट हैं। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक है, प्रोटीन की बात कर रहा हूं, तो ये प्रोटीन के कोट हैं, ये प्रोटीन्स हैं। अरे यार ड्रॉ मत करना, ड्रॉ में तुम्हें टाइम लगेगा, नोट्स तुम्हें मिल ही जाएंगे, जितना हो जाएगा मैं उतना करा दूंगा, टेंशन मत करना है। कोई दिक्कत नहीं है, इसका स्ट्रक्चर बनवा देंगे, 5-10 मिनट तो तुम देते ही हो, हमेशा ही देते हो। तुम्हें पढ़ाने के लिए कभी टाइम देख के नहीं पढ़ाता मैं, कभी नहीं। अपने उसमें जो मूड में होता है उस हिसाब से पढ़ाता हूँ एकदम, ना कभी ये देख के पढ़ाता कि, समझ रहे हो, कि अब एंड आ गया। शुरू में स्पीड और लास्ट की स्पीड मेरी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। और अगर आप वही मैं कहता हूं वही, और सबसे पहले मैं कोर्स खत्म कर लेता हूं सब जगह, शुरू से रहा रिकॉर्ड। मैं सिर्फ इसका एग्जांपल इसलिए यूज कर रहा हूं, जो बच्चा अपनी पूरी साल की पढ़ाई में कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी समझ में आ गया, मेंटेन रखता है, उसका सिलेबस समय से पहले होता है, उसकी तैयारी औरों से अच्छी होती है। शुरू में बच्चे जोश में ये पढ़ डालेंगे वो पढ़ डालेंगे, धीरे धीरे दिसंबर आते जोश ठंडा, समझ में आया, और चीजें गड़बड़ होने चालू होती। अब नहीं हो सकता भाई, समझ में आई मेरी बात? मैं जो बताता रहा हूं उसको समझो, कि कंसिस्टेंसी तुमने मेंटेन कर ली तो भी काम बन जाएगा। और अब असली टाइम अब आ रहा है, दिसंबर जनवरी से चालू हो जाता है, कंसिस्टेंसी एग्जाम तक मेंटेन कर लो, काम हो जाएगा, ठीक है। जो पढ़ रहे हो, जितने घंटे पढ़ रहे हो, उतना बस रेगुलर पढ़ते रहो। आई या नहीं आई? हाँ अभी जोश तो आएगा, ठंडा थोड़ी ना हुआ, अब समय आ रहा है। कोर्स खत्म हो जाने के बाद असली समय आता है, कौन कैसे उसको रिवाइज करता है। अंदर क्या है, आरएनए, अंदर क्या है, अच्छा स्पाइक समझते हो, स्पाइक्स प्रोटीन के, ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स लगे होते हैं इसके ऊपर। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? ऐसे ऐसे ऐसे, इसमें डेटा है, बस वायरस का एक लाइफ साइकिल समझानी होती है, पूरा डेटा है। तो मैं समझाना चाहता हूं, प्रॉपर समझाने वाले पॉइंट है, पहले समझा दूं। एक को थोड़ा बड़ा करके दिखा दूं, चलेगा क्या? तो किसका इंटरेक्शन दिखाऊंगा। तो ये सब क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन। अब क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फेक्शन?
ग्लाइकोप्रोटीन ये बहुत बार आया हुआ है, 1 2 0, ये इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तुम समझ रहे हो ना मेरे भाई? हाँ, 1 2 0। अच्छा, मैं तुमसे कहूंगा यहां पर क्या है, एक एनवलप है। क्या है? एक एनवलप है। किसका एनवलप है? लिपिड का एनवलप है, लिपिड का एनवलप है। लिपिड एनवलप नजर आ रहा होगा यहां पर आपको, लिपिड एनवलप नजर आ रहा होगा यहां पर आपको। और फिर ध्यान से देखोगे, लिपिड एनवलप के अलावा तुम्हें और दो प्रोटीन के कैप्सिड दिख रहे हैं। एक बाहर वाला बड़ा कैप्सिड है पर नंबर छोटा होगा, एक छोटा कैप्सिड है तो पर नंबर बड़ा होगा। बड़े वाले को हम बोलेंगे P17, प्रोटीन का होता है P24। चलो, अब अंदर तुम्हें दो, अंदर तुम्हें क्या दिख रहे हैं, समझना मेरी बात। इन दोनों कैप्सिड के बीच में एक ये डॉट बना दे रहा हूं, ये क्या नजर आ रहा है? एक एंजाइम। इसके अलावा ध्यान से देखोगे अंदर तुम्हें कुछ और एंजाइम भी दिख रहे हैं, समझना। कोई कलर और चेंज करें, रेड ले लेते हैं, ग्रीन ले सकते हैं। कितने रंग आ रहे हैं एंजाइम के? 3 रंग आ रहे हैं ना। अब ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिन पर हम ड्रग्स बना रहे हैं। इसको बोलते हैं प्रोटीएज। दो प्रोटीन के कोड के बीच में क्या होगा? प्रोटीएज। अब जो आरएनए से जुड़े हैं वो दो होंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या इंटीग्रेज, समझना। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड इंटीग्रेज, समझ गए ना मेरी बात? अब अंदर तुम्हें क्या दिख रहे हैं? दो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। कितने हैं? 2 आर एन ए। ये वायरस किन सेल को इन्फेक्ट करता है? ओनली उन्हीं, हर किसी को इन्फेक्ट नहीं करेगा। कोई भी वायरस उन्हीं सेल को इन्फेक्ट करता है जिनके पास उनके पर्टिकुलर रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे ये उन्हीं सेल को इन्फेक्ट करेगा जिनके पास CD4 रिसेप्टर्स होंगे। अगर CD4 रिसेप्टर नहीं है तो इन्फेक्ट नहीं करेगा CD4। ये कॉम्बिनेशन जरूरी है फॉर इन्फेक्शन, फॉर। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन CD4 रिसेप्टर कहां देखने को मिलते हैं? टी हेल्पर या T4 सेल्स। T4 सेल्स क्यों बोलते हैं टी हेल्पर सेल को? क्योंकि इनके पास CD4 रिसेप्टर्स होते हैं, इसलिए इट्स कॉल्ड T4 सेल्स। ठीक है, और कहां देखने को मिलते हैं? अच्छा, टी हेल्पर लिख देता हूं, टी हेल्पर या टी हेल्पर सेल्स या T4 सेल्स। एंड और कहां देखने को मिलते हैं? मैक्रो, मैक्रो। ये दो जगह CD4 रिसेप्टर्स होते हैं, इसीलिए ये वायरस सिर्फ हमारी बॉडी में 2 ही सेल में अटैक करता है, मैक्रोफेज में या। अब बताओ आई या नहीं आई? T4। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं, ये याद रहेगा आपको? ठीक है, इन 2 में ही इन्फेक्ट करेगा। हाँ, इसका नाम है, ग्लाइकोप्रोटीन बहुत टाइप के होते हैं। ठीक है, 120 इज अ नंबर, इसका नेम। ठीक है, हाँ, CD4 रिसेप्टर है, फुल फॉर्म होती है क्लस्टर डिफरेंशिएटेड मॉलिक्यूल। वो अभी थोड़ा हायर लेवल पे आ जाएगा, मतलब MSc स्टैंडर्ड बन जाएगा। समझ, तुम CD4 याद रखो बस, क्योंकि क्लस्टर्स होते हैं। ठीक है, इनको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, 8 क्लस्टर, 4 क्लस्टर, उनको आइडेंटिफाई करने वाले हैं, CD8 एंड CD4। अब आ जाओ, सिंपल है। ट्रांसमिशन ऑफ HIV किनको होता है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद, ठीक है, समझ रहे हो, इन्फेक्टेड पर्सन बाय ट्रांसफर ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड, जो अक्सर ब्लड ट्रांसफर के समय होता है। बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल, कई डॉक्टर होते हैं नहीं, एक ही निडल यूज करते दूसरे में भी। ठीक है, ठीक है। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर, अगर मदर को HIV है तो फीटस में भी ट्रांसफर हो जाएगा। सेम पॉइंट यहां रिपीट किए हैं हमने कि सो, ठीक है, पीपल हु
आर हाई रिस्क। हाई रिस्क हो गए भाई जो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर यूज करते हैं, ठीक है। ड्रग एडिक्ट हु टेक ड्रग, ठीक है, इंट्रावेशनली, इंट्रावेनसली नहीं लगाते हैं जो जैसे कोकेन बताऊंगा, कोकेन ऐसी लगाई जाती है, ठीक है। इंडिविजुअल हु रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जिसको ब्लड कैंसर होता है उसको जगह जगह टाइम टाइम पर क्या जरूरत पड़ेगी, उसको ब्लड की जरूरत पड़ेगी। चिल्ड्रन बॉर्न, भाई अगर मदर इन्फेक्टेड है तो बच्चे में तो होगा ही होगा। ये एनसीईआरटी के डायरेक्ट लाइन आ जाती है, ठीक है। ये एनसीईआरटी के कॉमन लाइन है जो टीवी में ऐड आता था कि भाई किसी को कैंसर है, सॉरी किसी को एड्स है तो उसको सोसाइटी से आइसोलेट मत करो। एड्स नहीं फैलता छूने से, साथ खाने से, साथ पीने से, समझ रहे हो, साथ सोने से, साथ घूमने से। नहीं आया क्या? आई या नहीं आई? एड्स तभी फैलेगा जब दो बॉडी के फ्लूइड आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे विदाउट यूवी रेडिएशन एक्सपोज। नहीं आया क्या? आ गया? हाँ, मतलब जैसे जैसे मानो थूक है, यूवी रेडिएशन एक्सपोज हो गया, अब खतरा नहीं है इससे। डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया, खतरा है। आ जाओ। हाँ, एक चीज और है, एड्स का एक खतरनाक चीज है, जैसे आज कहीं कोई, हाँ नहीं, बॉडी फ्लूइड से, ब्लड से भी बॉडी फ्लूइड भी हो सकता है, ठीक है। बॉडी फ्लूइड, कोई भी बॉडी फ्लूइड, ठीक है। जैसे आज इन्फेक्शन हुआ पर सिम्टम नहीं आएंगे, तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 5 से 10 साल, सोच रहे बहुत होता है इंक्यूबेशन पीरियड। यानी इसके सिम्टम बहुत लंबे समय बाद आते हैं, ठीक है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत तगड़ा है, तब तक इंसान समझ ही नहीं पाता भाई ये हुआ किस वजह से, आई या नहीं आई, हुआ किस वजह से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट HIV AIDS is not spread by means touch, physical contact, ठीक है। It has impressive for the physical and psychological well-being that, अच्छा मतलब फिजिकल, मतलब इस पर्सन को आइसोलेट मत करो, मेन यही लाइन है, ठीक है। इनका टाइम लैगिंग पीरियड इसका बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है इन्फेक्शन से और अपीयरेंस ऑफ सिम्टम। यहां तक क्लियर है बिल्कुल? कोई डाउट? हाँ, अब लाइफ साइकिल नहीं कराऊंगा आज मैं, लाइफ साइकिल में समझाऊंगा। तो अगले जो लेक्चर होगा उसमें लाइफ साइकिल और आपका ड्रग्स होगा, ड्रग्स हो जाएगा, ड्रग्स ज्यादा लंबा नहीं है, 2 चीजें मैं करा दूंगा। तो लाइफ साइकिल ही एक समझने का है इसके अंदर। लाइफ साइकिल कराने के बाद जगह छोड़ देना थोड़ी सी, ये इसकी लाइफ साइकिल है, इसको मैं अपनी बना के, अच्छा इतना ही है, वो लाइफ साइकिल ही है जो मैं तसल्ली से कराऊंगा इसकी, ओके ठीक है। लाइफ साइकिल करा के ड्रग्स कराऊंगा और अगले दिन नया चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा, ह्यूमन, नहीं इवोल्यूशन, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन तो कहानियों में खत्म करूंगा मैं, बने हुए नोट्स मिलेंगे आपको, तो लिखने की जरूरत नहीं है, तुम बस कहानी सुनना और इंटरप्रिटेट करना। कुछ क्वेश्चन कराऊंगा हार्ड रीडिंग वर्क के, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना उसकी, बस हो जाएगा। इवोल्यूशन याद करा दूंगा पूरा, मतलब एकदम दिमाग में सेट करके।